नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 7th साइंस की बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 7 हीट ट्रांसफर इन नेचर। तो दोस्तों, इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। पेमा एंड हर ब्रदर पालडेन रिसाइड्स इन गैंगटॉक। क्या कह रहे हैं कि भाई पेमा और उसका भाई पालडेन ये लोग गैंगटॉक में रहते हैं। ऑन अ कोल्ड विंटर इवनिंग दे आर सिटिंग अराउंड अ फायर प्लेस। क्या इसका मतलब कि भाई सर्दी की एक ठंड शाम को ये सभी लोग फायर प्लेस के चारों तरफ बैठे हैं। अच्छा, फायर प्लेस किस जगह को कहते हैं दोस्तों? तो फायर प्लेस हम लोग उस जगह को कहते हैं जहाँ पे लकड़ियों को रखा जाता है, जलाया जाता है, जिससे कि हम लोग गर्मी सोख सकें। पालडेन शेयर्स his experiences of visiting Kerala during the winter vacation। ये जो पालदेन है ये सबके साथ में ये ठंडियों की छुट्टियों में केरला गया था, वहाँ जाने का अनुभव ये सबके साथ में बांटने लगता है। He says that compared to Gangtok, winter in Kerala is comparatively warm and humid। वो ये कहता है कि गैंगटॉक की तुलना में केरला की जो ठंडियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा गर्म और ह्यूमिड है। बोथ पेमा एंड पालदेन आर क्यूरियस अबाउट व्हाई सम प्लेसेस आर सो कोल्ड एंड अदर क्वाइट हॉट। दोनों पेमा और पालदेन जो हैं उनके मन में सवाल उठ रहे हैं, दोनों के मन में जिज्ञासा उठ रही है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ जगह बहुत ही ठंडी जबकि कुछ जगह बहुत ही गर्म होती हैं। Hearing them express their curiosity, their grandfather, a retired science teacher, says Kerala is closer to the equator than Sikkim and it also has a long coastline which results in warmer and more humid winter conditions। इनकी इस क्यूरियोसिटी को सुनने पर, इनकी इस जिज्ञासा को सुनने पर इनके जो दादाजी हैं जो कि एक रिटायर्ड साइंस टीचर हैं, वो ये कहते हैं कि जो केरला है वो सिक्किम की तुलना में इक्वेटर के ज़्यादा करीब है। ठीक है, और बहुत ही लंबी तटीय रेखा भी यहाँ पर पड़ती है जिसका रिजल्ट ये होता है कि यहाँ का जो मौसम है गर्म और ह्यूमिड यानी कि नम रहता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर अब हमारे कुछ नए शब्द आए हैं जैसे कि इक्वेटर। ठीक है, तो ये इक्वेटर क्या होता है और ये कोस्ट लाइन से ठंडी गर्मी का क्या ताल्लुक है, इसको हम लोग अभी सीखेंगे। देखो, पृथ्वी जो है हमारी, ठीक है, हमने पृथ्वी को अच्छे से समझने के लिए, अच्छे से जानने के लिए इसके बीच में एक इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक रेखा खींची है। हमने क्या करा है, पृथ्वी के बीच में एक इमेजिनरी, एक काल्पनिक रेखा हम लोगों ने खींची है और इसको हमने नाम दिया है इक्वेटर। क्या नाम दिया है दोस्तों? इक्वेटर। अच्छा, इक्वेटर की कुछ हमारी खासियत है, जैसे कि इक्वेटर ये जो जगह है, ये जो पूरा इक्वेटर का रीजन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सूरज की गर्मी पड़ती है। ठीक है ना, यहाँ ये जगहें सबसे ज़्यादा गर्म होती हैं और जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते जाते हो गर्मी जो है वो कम होती जाती है और जब आप एकदम यहाँ किनारे पहुँच जाओगे तो यहाँ तो समझ लो बर्फ़ जमी होती है, इतनी ठंडी होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा गर्म यहाँ पे होता है और जैसे जैसे आप ऐसे ऊपर जाते जाते हो, इक्वेटर से दूर जाते जाते हो, जो गर्मी है वो कम होती जाती है। ठीक है ना, अब इस क्षेत्र के पास में पड़ने वाले, सीधी सी बात है, इस क्षेत्र के पास में पड़ने वाले जो भी मेरे इलाके होंगे, जितनी भी मेरी जगहें होंगी, वो सीधी सी बात है वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होने वाली है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि भाई जो केरला है वो इस इक्वेटर के काफ़ी क्या पड़ता है, ज़्यादा करीब पड़ता है सिक्किम से। सिक्किम इक्वेटर से ज़्यादा दूर है एज़ कम्पेयर टू केरला, केरला ज़्यादा करीब है, इसलिए केरला में ज़्यादा गर्मी है एज़ कम्पेयर टू सिक्किम। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा केरला में क्या है, एक लंबी सी कोस्ट लाइन यानी कि हमारी क्या होती है, तटीय रेखा। अच्छा देखो, जो समंदर होते हैं, जो हमारे सीज होते हैं, वो एक तरीके से ना टेम्परेचर मॉडरेटर का काम करते हैं। ठीक है ना, टेम्परेचर को एक लेवल पर मेंटेन रखने का काम करते हैं। ना ही तो टेम्परेचर को उससे ज़्यादा जाने देते हैं, ना ही तो वो कम जाने देते हैं।
ठीक है। और ये चीज़ मैंने आपको साइंस में ऑलरेडी पढ़ा रखी है कि जो ओशंस होते हैं, जो सीज होते हैं, ये कैसे टेम्परेचर मॉडरेटर का काम करते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप अभी देखो इस चीज़ को हम लोग इसमें और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप अभी इतना जान लो कि जो ये वाटर बॉडीज़ होती है ना, ये एक टेम्परेचर मॉडरेटर्स का काम करती हैं, ठीक है। और क्योंकि केरला के पास में दोनों ही फैक्टर हैं कि भाई वो इक्वेटर के भी करीब है और कोस्ट लाइन भी है, तो इस वजह से जो केरला है वो सिक्किम की तुलना में ज़्यादा गर्म है, ठीक है। पालदेन रिप्लाइज, पालदेन जवाब देता है, यस वी लर्न इन ग्रेड 6 साइंस एंड सोशल साइंस दैट फॉर अस ऑन द अर्थ द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट एंड अराउंड द इक्वेटर द क्लाइमेट इज जनरली हॉट। क्या इसका मतलब कि भाई पालदेन जवाब देता है कि हाँ, हम लोगों ने साइंस क्लास 6 के साइंस में, सोशल साइंस में ये सीखा हुआ है कि पृथ्वी की जो सूरज है, ये पृथ्वी का मुख्य स्रोत है रोशनी और गर्मी का, ठीक है ना। पृथ्वी का जो मुख्य स्रोत है रोशनी और गर्मी का, ये कौन है? सूरज है, ठीक है। और इक्वेटर के आसपास ज़्यादा गर्मी होती है और वहाँ का जो जलवायु है कैसा रहता है? ज़्यादा गर्म रहता है। एज दे आर टॉकिंग, जब ये लोग बात कर रहे थे, पेमा इज कीनली ऑब्जर्विंग हर ग्रैंड मदर कुकिंग थुक्पा, आ ट्रेडिशनल सिक्किमीज डिश इन आ लार्ज मेटल पैन। जब ये लोग बात कर रहे थे तो पेमा की जो दादी जी हैं वो थुक्पा बना रही थी। थुक्पा क्या है भाई? थुक्पा एक पारंपरिक सिक्किमी डिश है, एक पारंपरिक सिक्किमी पकवान है, उसको बना रही थी। और ये वो किस पे? एक बहुत बड़े से धातु के पैन पर बना रही थी। पेमा पूछती है, वाई आर कुकिंग यूटेंसिल्स जनरली मेड ऑफ मेटल्स। पेमा क्या पूछ रही है कि ये बताइए कि जो खाना बनाने के बर्तन होते हैं ये ज़्यादातर मेटल के, धातु के क्यों बने होते हैं? Pal then immediately responds that they had studied in the chapter The World of Metal and Non-Metal that such materials are good conductor of heat. Pal then तुरंत जवाब देता है कि उसने जो चैप्टर है वर्ल्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, उसमें ये चीज़ देखी है कि ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं, यानी कि जो मेटल्स होते हैं, ये हीट के क्या होते हैं? अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो कि एक सवाल पूछा है, हाउ डज हीट गेट ट्रांसफर्ड इन दीज मटेरियल्स। यानी कि जो हीट है, जो गर्मी है, वो इन मटेरियल्स में कैसे ट्रांसफ़र होती है। तो देखो मेटल्स के अंदर जो हीट है वो कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। होता क्या है? ये होता है कि आप कभी भी अगर किसी भी मेटल को हॉट करते हो तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं? वाइब्रेट करने लगते हैं, ठीक है, वाइब्रेट करने लगते हैं, ठीक। अब होता क्या है कि भाई मान लो ये मॉलिक्यूल मेरा वाइब्रेट कर रहा है, अब इस वाइब्रेशन की वजह से ये जो मॉलिक्यूल है ये अपने पास, अपने अंदर की जो हीट एनर्जी है ना, वो अपने पड़ोसी को ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। अब क्योंकि हीट यहाँ पे पहुँच गई तो ये भी वाइब्रेट करेगा, ये भी हिलेगा, तो ये इसको दे देगा, इसको दे देगा। इस तरीके से क्या होता है कि मेटल में जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक दूसरे को, अपने आसपास के मॉलिक्यूल्स को हीट देते रहते हैं, ठीक है ना। और इस तरीके से जो मेटल होता है ना उसके अंदर हीट पास होती है। आपने इसका एग्जांपल देखा हो कि भाई कभी आप कुछ खाना ना बना रहे होते हो, ठीक है, अगर आपने मेटल के स्पून का, मेटल के किसी भी कलछुली का यूज़ कर रहे हो तो कुछ देर जब आप उसको उसी में रखे रहते हो, उसके बाद जैसे ही आप उसको टच करते हो ना तो आपको एकदम से गर्म लगता है, ठीक है। हालांकि वो पार्ट तो खाने में गर्म जगह पे गया भी नहीं, लेकिन तब भी वो गर्म हो गया। क्यों? क्योंकि कलछुल बार बार खाने को चला रहा है कि नहीं चला रहा, और खाना है गर्म, तो उससे जो हीट है वो कलछुल में आ रही है। और कलछुल मेरा किसका है? मेटल का है। और वो इसी तरीके से, इसी मेथड से पूरे कलछुल के अंदर जो हीट है वो ट्रांसफ़र कर दे रहा है, ठीक है। जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके, वो इसी तरीके से पूरे कलछुल के अंदर हीट को ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन, ठीक। देखो जो हीट है वो 3 तरीकों से हमारी ट्रांसफ़र होती है, कंडक्शन, ठीक है, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ठीक। अभी इस चैप्टर में हम लोग इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। चलो, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू लर्न व्हाई सर्टेन मटेरियल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्या कह रहे हैं कि चलिए अब हम लोग एक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं देखने के लिए कि कुछ जो मेरे मटेरियल्स होते हैं वो अच्छे कंडक्टर हीट के क्यों होते हैं, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट इसमें क्या है, कंडक्शन ऑफ हीट का एक हमारा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये एक्सपेरिमेंट है। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या हो रहा है मैं अभी बताता हूँ, लेकिन देखो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि हमको चाहिए क्या क्या। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? हमको एक लंबी सी मेटल की स्ट्रिप चाहिए, पट्टी टाइप की चाहिए, जैसे कि एल्यूमिनियम की ले लो या लोहे की ले लो, 15 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए,
ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि भाई अब आपको इसमें 4 पिनें इस स्ट्रिप में चिपकानी होंगी, किसके, वैक्स मोम की सहायता से। ठीक है, उनको इस तरीके से अलग अलग दूरी पे अरेंज कर दो। अब आपको क्या करना है कि भाई इसको किसी से बांध दो और यहाँ पे क्या करो, मोमबत्ती जला दो। ठीक, अब आप एक चीज देखोगे कि थोड़ी देर तक जब ये मोमबत्ती जलती रहेगी तो थोड़ी देर बाद ना ये जो पहली पिन है, जो सबसे पास पिन है इसके फ्लेम के, ये ड्रॉप मतलब ये गिर जाएगी। ठीक है, फिर थोड़ी देर और वेट करोगे तो ये देखोगे कि अब जो नंबर 2 की मेरी पिन है ना, अब ये गिर जाएगी। थोड़ी और देर वेट करोगे तो देखोगे ये जो नंबर 3 की पिन है ये गिर जाएगी, और आखिरी में थोड़ी और देर वेट करने पे ये जो नंबर 4 की पिन है ना, ये भी क्या होगी, गिर जाएगी। ठीक है, तो इस समय एक चीज पता चल रही है कि भाई मेटल के अंदर जो हीट है ना, वो मेरी एक जगह से दूसरी जगह क्या होती है, ट्रांसफर होती है। ठीक है, इससे हमको ये चीज पता चलेगी। ठीक है, चलो तो अब हम लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसके ऊपर यहाँ पे एक टेबल दिया है। टेबल 7.1 क्या है, फॉलिंग ऑफ पिन। पिन फॉल फर्स्ट, तो बताओ पहले कौन सी पिन गिरेगी। तो पहले पिन वही जो ऑर्डर है ना उसी में चलेगी कि भाई पहले फर्स्ट गिरी, देन सेकंड गिरी, उसके बाद में थर्ड गिरी, और फिर लास्ट में कौन सी, फोर्थ गिरी। ठीक है, ये प्रेडिक्शन है, और ऑब्जर्वेशन भी सेम होने वाला है, पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ठीक है, रीजन क्या है भाई, रीजन क्या है, रीजन यही है कि जो हीट थी वो क्या हो रही है, मेटल में ट्रांसफर हो रही है। ठीक है ना, मेटल में एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, चलो आगे इसमें क्या है कि यू ऑब्जर्व्ड दैट द पेन क्लोजेस्ट टू द कैंडल फ्लेम पिन 1 fall first followed by pin 2 3 4 2 3 and 4. Why do pin 1 fall before pin 2? Why did all the pins not fall together? देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भाई आपने ये चीज़ में ऑब्जर्व करी होगी कि जो पिन सबसे ज़्यादा करीब थी आग के, यानी कि पिन नंबर 1, वो पहले गिरी है। ठीक है, उसके बाद में पिन 2, पिन 3, पिन 4 ये सब गिरे हैं। तो पिन 1 ही पहले क्यों गिरी, ठीक है, सारी पिनें साथ में क्यों नहीं गिरी। तो अब ये सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, आपके ऑब्जर्वेशन से व्हाट कैन यू इन्फर, आप क्या निकाल सकते हो, आप क्या पहचान सकते हो। डू यू थिंक दैट हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड अलोंग द मेटल स्ट्रिप फ्रॉम द एंड दैट इज बीइंग हीटेड। क्या कह रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि जो हीट है, जो गर्मी है, वो मेटल स्ट्रिप में क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, जहां पे आप जिस जगह को आप हीट कर रहे थे, गर्म कर रहे थे, वहां से ये जो हीट है ये पूरे मेटल स्ट्रिप में क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। एज द हीट ट्रेवल्स अलॉन्ग द स्ट्रिप एंड अप्रोच अ पिन, द वैक्स होल्डिंग इट मेल्ट्स एंड पिन फॉल्स। क्या कह रहे हैं कि भाई जब ये जो हीट, ये जो गर्मी है जो कि स्ट्रिप में ट्रांसफर हो रही है, जब ये पिन के पास में आती है तो जो मोम जिससे कि हमने पिन को चिपका रखा है ये पिघल जाता है और जो पिन है मेरी नीचे गिर जाती है। हियर द ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस फ्रॉम द हॉट एंड ऑफ द स्ट्रिप टू दी कोल्डर एंड। यहाँ पर जो हीट का ट्रांसफर है, यानी कि गर्मी का जो ट्रांसफर है, वो कैसे हो रहा है, गर्म एंड से हॉट एंड की तरफ। मतलब जो हीट है वो मेरी गर्मी से ठंड की तरफ ट्रैवल कर रही है। ठीक है ना, गर्मी से ठंड की तरफ ट्रैवल कर रही है। द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम दी हॉटर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर पार्ट इज कॉल्ड कंडक्शन। क्या कह रहे हैं कि ये जो प्रोसेस होती है जिसमें जो हीट है वो किसी गर्म पार्ट से किसी कोल्डर पार्ट में ट्रांसफर होती है, तो उसको हम बोलते हैं कंडक्शन। तो कंडक्शन क्या है, कंडक्शन ये प्रोसेस है जिसमें जो हीट है वो हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट में क्या होती है, ट्रांसफर होती है। ठीक है, इन दिस प्रोसेस द पार्टिकल दैट गेट हीटेड पास द हीट ऑन इट्स नेबर एंड सो ऑन। क्या कह रहे हैं, इस प्रोसेस के अंदर जो पार्टिकल गर्म होता है वो उस हीट को अपने पास के नेबर में, अपने पास के पड़ोसी में क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है, और ऐसे ही चलता जाता है। However, the particles themselves do not move from their position. लेकिन जो particles हैं वो अपनी पोजीशन से मूव नहीं करते। Materials like metals that allow heat to pass through them easily are called good conductor of heat. क्या कह रहे हैं, ऐसे मटेरियल्स जैसे कि धातु हो गए हमारे, जो कि अपने से हीट को अच्छे से पास होने देते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, हीट का गुड कंडक्टर बोलते हैं। Because metals are good conductor of heat, we use utensils made of metal for cooking. क्योंकि भाई जो मेटल्स हैं, जो धातु हैं, वो गर्मी के काफ़ी अच्छे कंडक्टर हैं, इसीलिए हम लोग खाने के जो बर्तन होते हैं वो मेटल्स के बनाते हैं। इन सॉलिड ठोस में हीट ट्रांसफर टेक प्लेस मेनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। क्या कह रहे हैं भाई, सॉलिड्स के अंदर जो हीट ट्रांसफर है ये मेरी मुख्यतः कंडक्शन के ही प्रोसेस से होती है।
ठीक है, मतलब कोई भी जो सॉलिड यानी कोई भी जो ठोस चीज़ होती है उसके अंदर ये जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है, जो गर्मी ट्रांसफ़र हो रही है, ये मुख्यतः किस प्रक्रिया के द्वारा हो रही है? कंडक्शन के प्रक्रिया के द्वारा हो रही है। ठीक है, if we use a strip made of a metal like wood or glass in place of metal strip to perform 7.1, the pill will not fall. Can you think of reason for this based on your learning from the chapter The World of Metal and Non-Metal? क्या कह रहे हैं कि अगर हम स्ट्रिप जो हमने यूज़ करी है वहाँ पे मेटल की जगह पे अगर हम लकड़ी की स्ट्रिप या फिर ग्लास यानी कांच की स्ट्रिप का यूज़ करते हैं, ठीक है, और जो हमने एक्टिविटी परफॉर्म करी 7.1 में उसको हम परफॉर्म करते हैं तो जो पिन्स हैं नहीं गिरेंगी। ठीक है, क्या आप इसका कारण रीज़न सोच सकते हो? तो दोस्तों देखो, लकड़ी और ग्लास ये दोनों ही हीट के अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं। ठीक है ना, इस वजह से हीट इनमें ट्रांसफ़र नहीं होने वाली, जिसकी वजह से जो पिन है वो गिरेगी नहीं। ठीक है, हाँ ये है कि अगर इसको बहुत ज़्यादा लकड़ी को आप गर्म करोगे तो आग पकड़ लेगा और इसको आप बहुत ज़्यादा गर्म करोगे तो चटक जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन हीट ट्रांसफर नहीं होती जैसे मेटल में होती है। ठीक है, चलो, मटेरियल सच एज ग्लास एंड वुड डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम ईजिली एंड आर पुअर कंडक्टर इंसुलेटर ऑफ हीट। क्या कह रहे हैं कि भाई जो मटेरियल्स होते हैं जैसे कि मेरे ग्लास हो गया, ठीक है, और वुड यानी कि लकड़ी हो गए, ये हीट को अपने अंदर से आसानी से पास नहीं होने देते, इसीलिए इनको हीट का बुरा कंडक्टर या फिर इंसुलेटर भी कहा जाता है। ठीक है ना, इनको हीट का क्या बोलते हैं? कुचालक। ठीक है, अच्छा, जो गुड कंडक्टर होते हैं उनको बोलते हैं सुचालक हिंदी में। क्ले एंड पोर्सिलिन आर ऑल्सो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, दैट इज वाई टी और कॉफी केप्ट इन सच कप स्टे हॉट लॉन्गर। क्या कह रहे हैं कि भाई जो क्ले होता है यानी कि जो हम लोग कप नहीं, मिट्टी के कप जिनमें चाय पीते हैं, क्ले हो गया, पोर्सिलिन हो गया, जो चीज़ें होती हैं ये हीट की पुअर कंडक्टर होती हैं, इसीलिए इनमें अगर हम चाय रखते हैं, कप में अगर हम लोग चाय रखते हैं तो ये ज़्यादा लंबे समय तक गर्म बनी रहती हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये चाय की जो गर्मी है उसको जल्दी बाहर, मतलब इनके थ्रू जल्दी आसानी से बाहर वो जा नहीं पाती। ठीक, चलो, नाउ आई नो वाई वी जनरली यूज मेटल यूटेंसिल फॉर कुकिंग वेयर एज वी प्रेफर क्ले और पोर्सिलिन कप फॉर ड्रिंकिंग टी और कॉफ़ी। क्या कह रहे हैं कि अब मुझको पता है कि हम लोग धातु के बर्तनों का इस्तेमाल क्यों करते हैं खाना बनाते समय, और चाय पीते समय हम लोग पोर्सिलिन या फिर क्ले के कप का क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, चलो, लिस्ट सम मटेरियल्स अराउंड यू एंड क्लासीफाई देम एज आ गुड और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। क्या कह रहे हैं कि अपने आसपास के कुछ मटेरियल्स को उठाइए, कुछ सामान को उठाइए और उनको क्लासीफाई करिए इस आधार पर कि वो हीट के अच्छे कंडक्टर हैं या पुअर कंडक्टर हैं। ठीक है, तो आपको इस आधार पे इसको करना होगा। जैसे कि यहाँ पे पहले दिया है स्टील। स्टील क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? वुड। वुड क्या है? ये मेरा बैड कंडक्टर है, लिख दो BAD बैड, और कंडक्टर की स्पेलिंग ये लिख देना। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पे चलो ग्लास ले लो, ग्लास GLASS। ठीक है, ये भी क्या होता है? बैड कंडक्टर होता है, तो यहाँ पे बैड लिखो और ये कंडक्टर की स्पेलिंग यहाँ कॉपी कर लो। ठीक है, चलो, डज योर लिस्ट इंक्लूड एयर? क्या आपकी सूची में एयर है? इफ इट इज देयर ऑन द लिस्ट वेयर हैव यू प्लेस्ड इट? अगर आपकी लिस्ट में एयर है तो आपने उसको कहाँ रखा? यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दैट ड्यूरिंग विंटर वी प्रेफर वियरिंग वुलन क्लॉथ्स टू कीप आवरसेल्फ वार्म। आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, ये चीज़ आपने एक्सपीरियंस करा होगा, अनुभव करा होगा कि ठंडी के मौसम के दौरान हम लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं खुद को गर्म रखने के लिए। वुलन फैब्रिक्स trap air in its pores, and as air is poor conductor of heat, it reduces heat flow from our bodies to the surrounding। क्या कह रहे हैं कि भाई जो ऊनी कपड़े होते हैं, जो ऊनी फैब्रिक होता है, उसके पोर्स के अंदर एयर जो होती है ना वो फंसी रहती है, एयर ट्रैप होती है। और जैसा कि हमको पता है कि जो एयर है, जो हवा है, वो हीट की पुअर कंडक्टर है, तो इससे क्या होता है कि जो बॉडी की हीट है ना वो हमारे आसपास के सराउंडिंग में नहीं ट्रांसफ़र होती। ठीक है, अच्छा, रजाई वजाई में भी सेम लॉजिक होता है। रजाई जो गर्म होती है ना, तो रजाई हमारे ही बॉडी के हीट से ही गर्म होती है। ठीक है, रजाई में कोई अलग से कोई गर्मी नहीं आती, बल्कि हमारे जो बॉडी की गर्मी है ना वही उसमें ट्रैप होती है। ठीक है, चलो, एज अ रिजल्ट वी फील वार्म। इसका रिजल्ट क्या होता है कि हमको गर्म लगता है। सिमिलरली एयर ट्रैप्ड बिटवीन द लेयर ऑफ क्लोथिंग एक्ट एज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड कीप अस वार्म। क्या कह रहे हैं? इसी तरीके से कपड़ों के जो अलग अलग परतों के बीच में जो हवा मौजूद होती है वो क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, जिसकी वजह से हम गर्म रहते हैं। द प्रेजेंस ऑफ एयर बिटवीन टू थिन ब्लैंकेट इज द रीजन वाई वी प्रेफर दैम ओवर वन थिक ब्लैंकेट टू कीप अस वार्म। क्या कह रहे हैं कि भाई
देखो यहाँ पे ना इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया आपको सलाह दी है कि ठंडी का मौसम है, ठीक है, तो उसमें एक मोटी चादर या कंबल लेने की बजाय दो पतली पतली कंबल ले लो, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में एयर मौजूद होगी और एयर क्या है, हीट की अच्छी कंडक्टर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो इससे क्या है कि आप ज़्यादा गर्म रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि भाई जो दो पतले पतले ब्लैंकेट्स के बीच में मौजूद जो ये हवा होती है, यही कारण है कि हम ये जो दो पतले पतले ब्लैंकेट्स हैं इनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं एक मोटे ब्लैंकेट की जगह पर। इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट हाउस दैट आर नॉट अफेक्टेड मच बाय आउटसाइड हीट एंड कोल्ड? क्या कह रहे हैं कि क्या ऐसे घर बनाना संभव है, ठीक है, क्या ऐसे घर बनाना संभव है जो कि बाहर की ठंडी गर्मी से जिन पर कोई असर ज़्यादा कोई असर ना पड़े। हाउसेस कंस्ट्रक्टेड इन प्लेसेस विद अ वेरी हॉट और कोल्ड क्लाइमेट often use the concept of heat transfer to keep them warm और cool और warm। क्या कह रहे हैं, घर जो ऐसी जगह पर बनाए जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा जगहें गर्म होती हैं या ठंडी होती हैं, तो वहाँ पर ये जो हीट ट्रांसफ़र का कॉन्सेप्ट है ना, इसका यूज़ करा जाता है ताकि जो घर हैं वो ठंडे और गर्म बने रहें, ठीक है। चलिए, फैसिनेटिंग फैक्ट्स। The upper region of Himalaya, such as the Mori block of Uttarkashi in Uttarakhand, experience an extremely cold climate and heavy snowfall during winter। क्या कह रहे हैं, हिमालय के जो ऊपर के क्षेत्र हैं, ऊपरी जो क्षेत्र हैं, जैसे कि मोरी ब्लॉक हो गया उत्तरकाशी का जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, यहाँ पर ठंड के मौसम में ना बहुत ठंडी होती है और बर्फ तक गिरती है। हाउसेज आर ऑफन बिल्ड टू स्टे वार्म ड्यूरिंग विंटर्स। घरों को ऐसे बनाया जाता है कि वो ठंडी के मौसम में गर्म रहें। विथ वॉल्स मेड ऑफ 2 वुडन लेयर फिल्ड विथ काउ डंग एंड मड बिटवीन दैम। जो दीवारें हैं वो कैसे बनाई जाती हैं, 2 लकड़ी की लेयर्स होती हैं जिनके बीच में गाय का गोबर, कीचड़ ये सब भरा जाता है। एज वुड एंड मड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, दे प्रिवेंट हीट लॉस एंड हेल्प इन कीपिंग द हाउस वार्म। ये कह रहे हैं कि भाई जो लकड़ी और जो ये मड होता है यानी कि जो कीचड़ होता है, ये हीट का पुअर कंडक्टर होता है, इस वजह से ये हीट को घर से बाहर नहीं जान देते हैं, हीट लॉस को रोकते हैं ये, और जो घर है वो गर्म रहता है। देखो, ये सारे काम करने के बाद भी थोड़ा ना थोड़ा तो हीट लॉस होता रहेगा, ठीक है ना, लेकिन आपका जो घर है वो उतनी तेजी से ठंडा नहीं होगा। अगर आप कोई नॉर्मल घर बनाते हो तो उसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा देर तक गर्म रहेगा, ठीक है। चलिए, there are houses with outer wall that are constructed using hollow bricks that keep them warm in winter and cool in summer। क्या कह रहे हैं कि भाई ऐसे कई सारे घर होते हैं जिनकी जो आउटर वॉल है, जिनकी जो बाहरी दीवार है, वो हॉलो ब्रिक्स से बनाई जाती है। अच्छा, हॉलो ब्रिक्स क्या होते हैं? देखो, ये ईंट होती है, बस फर्क यह है कि ईंट के बीच में ना ऐसे 3 होल होते हैं बड़े बड़े, ठीक है ना। ईंट के बीच में, ये पूरी ईंट है और इसके बीच में क्या होंगे, 3 होल होंगे जो कि पूरे इसके आर पार होंगे, ठीक है। इनको बोलते हैं हॉलो ब्रिक्स, ठीक है। तो हॉलो ब्रिक्स का यूज़ करा जाता है कई घरों के बाहर की दीवारों में, जिससे कि जो घर है वो गर्मी के मौसम में ठंडा रहता है और ठंडी के मौसम में गर्म रहता है, ठीक है। दिस हैपन्स बिकॉज द एयर गेट ट्रैप्ड इन दी हॉलो ब्रिक इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन ईंटों के बीच में जो एयर ट्रैप्ड है, जो हवा फंसी हुई है, वो क्या है, पुअर कंडक्टर है हीट की, ठीक है। चलो, अब इसमें बच्चे सवाल पूछती है, वाई इज द स्मोक गोइंग अप? जो ये स्मोक है, जो ये धुआं है, ये ऊपर क्यों जाता है? तो दोस्तों, धुआं ऊपर क्यों जाता है? गर्मी की वजह से। देखो, जो हमारे आसपास जो एयर होती है, जब वो हीट होती है, जब वो गर्म होती है, तो ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है ना। वो कहाँ उठती है? ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है। अगर आप आसपास की एयर को गर्म करते हो तो वो किस डायरेक्शन में जाएगी? वो ऊपर की तरफ बढ़ेगी, ठीक है ना, ऊपर की तरफ उठेगी। चलो, पेमा ड्रॉ पालडेंस अटेंशन टू राइजिंग स्मोक फ्रॉम द बर्निंग फायरवुड अराउंड विच दे आर सिटिंग। क्या कह रहे हैं कि जो पेमा है ये पालदेन के ध्यान को खींचती है। किसकी तरफ खींचती है? ये जिस जलती हुई लकड़ी के चारों तरफ बैठे हुए हैं उससे निकलते हुए धुएं की तरफ खींचती है, ठीक है। वो कैसे ऊपर जा रहा है इसकी तरफ वो उसका पालदेन का ध्यान खींचती है। कन्वेक्शन। तो दोस्तों, अब हम लोग इसमें कन्वेक्शन पढ़ने वाले हैं कि कन्वेक्शन क्या चीज़ होती है। टू अंडरस्टैंड वाई स्मोक राइजेस लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी। क्या कह रहे हैं कि ये जानने के लिए कि जो धुआं है वो ऊपर क्यों उठता है, चलिए हम ये एक एक्टिविटी करते हैं। तो ये है दोस्तों एक्टिविटी 7.2। क्या है? लेट अस इन्वेस्टिगेट। टेक 2 आइडेंटिकल पेपर कप। आपको 2 एक से पेपर कप लेने हैं।
hang them using a thread of equal length and in inverted position on the two ends of wooden stick as shown in figure 7.3. क्या कह रहे हैं कि आपको पेपर कप लेना है, ठीक है, उनको एक पतले से धागे से लकड़ी से बांध के ऐसे लटका देना है, ठीक है. नाउ adjust the position of the cup so that the stick is horizontal. क्या कह रहे हैं कि अब आपको क्या करना होगा, अब आपको जो कप्स है उनकी पोजीशन को ऐसे एडजस्ट करना है कि जो लकड़ी है वो कैसे हो जाए, हॉरिजॉन्टल हो जाए. अब ये कह रहे हैं कि एक कप के नीचे आप क्या रख दो, मोमबत्ती रख दो. ऑब्जर्व व्हाट हैपन, देखो क्या होगा. तो भाई क्या होगा कि ये जो कप है ना ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा. ये ऊपर क्यों चला गया, क्योंकि इस कैंडल की वजह से जो गर्म हवा है ना वो ऊपर उठ रही है, ठीक है, और ये ऊपर उठती हवा जो है ये इस कप पे लड़ रही है, जिसकी वजह से जो कप है ना ये भी ऊपर उठ रहा है, ठीक है ना. तो ये इसका आंसर है. रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन एंड प्रोबेबल रीजंस, ऑब्जर्वेशन अबाउट द कप, प्रोबेबल रीजन फॉर द ऑब्जर्वेशन. क्या कह रहे हैं कि आपने क्या ऑब्जर्व करा, कप की क्या ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करी कि भाई देखो जो कप है वो कैसा है, ऊपर की ओर उठ रहा है, जिस कप के नीचे कैंडल जल रही है वो थोड़ा सा ऊपर की ओर उठ रहा है, ठीक है. और रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि भाई कैंडल की वजह से उसके आसपास जो जलती हुई कैंडल उसकी वजह से उसकी आसपास जो हवा है वो गर्म हो रही है, और गर्म हवा कहाँ उठती है, ऊपर की ओर उठती है, और ये जो ऊपर की ओर उठती हुई गर्म हवा है ये कप पर क्या डाली है, ऊपर की तरफ फोर्स डाली, जिसकी वजह से वो ऊपर उठ रहा है, ठीक है. चलो, यू ऑब्जर्व दैट कप अंडर विच द कैंडल वॉज प्लेस राइजिंग अप, राइजेस अप. क्या कह रहे हैं, आपने ऑब्जर्व करा कि जिस कप के नीचे मोमबत्ती है वो ऊपर उठ रहा है. वाई इज इट सो, ऐसा क्यों हो रहा है. द एयर अराउंड द कैंडल फ्लेम heat up as the air in the cup warms up, it expands and occupy more space, as a result it become lighter and rise up. क्या कह रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो एयर है, जो हवा है कैंडल के आसपास वो क्या हो रही है, गर्म हो रही है, ठीक है. और जब हवा गर्म होती है तो वो क्या होती है, एक्सपैंड होती है, फैलती है, ठीक है, और ज़्यादा जगह घेरती है, जिसकी वजह से वो हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है, ठीक है. तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है. यू कैन एक्सपीरियंस the expansion of air on heating it by placing a partially inflated balloon in the sun. क्या कह रहे हैं कि आप इस चीज़ को कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो, थोड़े से फुलाए हुए गुब्बारे को आप सूरज के सामने रख दो, थोड़ी देर में जब आप आओगे तो ये और भी ज़्यादा फुला आपको नजर आएगा. आफ्टर द एयर इन दी बलून गेट हीटेड इट एक्सपैंड एंड दी बलून बिकम लार्जर. ये कह रहे हैं कि भाई जब एयर जो इसके अंदर मौजूद है बलून के अंदर, जब ये गर्म होती है तो ये जो एयर है ये क्या होती है, एक्सपैंड होती है, इसकी वजह से बलून जो है और फूलता है. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट व्हेन एन इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती इज बर्न स्मोक राइज अप. क्या कह रहे हैं कि आपने ये चीज़ जरूर नोटिस करी होगी कि जब भी अगरबत्ती को जलाया जाता है तो उसका जो धुआं है वो कैसे किधर को उठता है, ऊपर की तरफ उठता है, ठीक है. स्मोक इज अ मिक्सचर ऑफ हॉट गैसेज एंड टाइनी सॉलिड पार्टिकल दैट आर रिलीज्ड व्हेन समथिंग इज बर्न. क्या कह रहे हैं कि स्मोक क्या होता है, धुआं क्या होता है, ये गर्म गैसों का मिश्रण होता है. इसके अलावा इसमें छोटे छोटे हमारे क्या होते हैं, ठोस पार्टिकल्स, ठोस पदार्थ होते हैं जो कि निकलते हैं कब, जब किसी चीज़ को जलाया जाता है तब, ठीक है. एज इट इज़ वार्मर दैन द सराउंडिंग एयर इट राइज अप. और क्योंकि ये जो हवा है, ये जो धुआं है, ये आसपास की मौजूद हवा से ज़्यादा गर्म है, इस वजह से ये ऊपर उठता है. लेट अस find out how heat transfer take place in liquid by performing the following activities. क्या कह रहे हैं कि चलिए अब हम लोग ये जानते हैं कि लिक्विड के अंदर जो हीट है कैसे ट्रांसफर होती है, ठीक है. हाउ डज हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन लिक्विड. अब बच्चा अगला सवाल क्या पूछ रहा है कि लिक्विड के अंदर हीट कैसे ट्रांसफर होती है. डू लिक्विड ऑल्सो राइज अप व्हेन हीटेड लाइक एयर. क्या लिक्विड भी ऊपर उठते हैं जब उनको एयर की तरह हीट करा जाता है, तो क्या ये भी ऊपर उठते हैं. बिल्कुल सही जवाब दोस्तों. जब लिक्विड को भी हम लोग हीट करते हैं तो ये जो लिक्विड है ना ये ऊपर की तरफ उठता है, ठीक है. और क्योंकि गर्म लिक्विड ऊपर की तरफ उठ रहा है तो उसके आसपास का जो ठंडा लिक्विड है ना वो इसकी जगह पर आ जाएगा, ठीक है ना, वो इसकी जगह पर आ जाएगा. और फिर जब वो लिक्विड गर्म होगा तो ये ऊपर उठ जाएगा और उसकी जगह जो आसपास के बाकी ठंडे लिक्विड्स है ना वो ले लेंगे, ठीक. और यही प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक. चलिए लेट अस फाइंड आउट. तो देखिए इसमें हमको क्या क्या लेना है. 500 मिलीलीटर का बीकर लेना है, ठीक है, जो कि आधा पानी से भरा होना चाहिए, जैसे कि 7.5 में दिखाया गया है, ठीक है. अब आपको स्ट्रॉ की मदद से क्या करना है, पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा सा कण बीकर के सेंटर में रख देना है. प्लेस द कैंडल राइट बिलो द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ द बीकर. अब क्या करना है आपको कि भाई कैंडल रख देनी है बीकर के नीचे, ठीक है. तो ये आप देख सकते हो,
ये यहाँ पर बीकर, इसमें पानी भरा है, इसमें स्ट्रॉ की मदद से डाल दिया है पोटेशियम परमैंगनेट का टुकड़ा और नीचे कैंडल रख के इसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द कलर्ड स्ट्रीक इन दी वाटर। पानी के अंदर जो कलर स्ट्रीक है, देखो पोटेशियम परमैंगनेट पता है क्यों डाला गया है, क्योंकि ये रंग छोड़ता है, ठीक है ना, इसीलिए डाला गया है। तो अब इसमें यही कह रहे हैं कि भाई जो मूवमेंट है हमारे कलर स्ट्रीक की उसको ऑब्जर्व करिए। एज यू सप्लाई हीट अ स्ट्रीक ऑफ कलर स्टार्टेड मूविंग अप एंड देन कमिंग डाउन फ्रॉम द साइड। क्या कह रहे हैं कि भाई जब आप हीट करते हो लिक्विड को तो आप क्या देखोगे इसमें कि एक जो रंगीन मेरी रेखा है वो नीचे से ऊपर उठ रही है, ठीक है, और फिर साइड से नीचे जा रही है। ठीक, तो इससे क्या बन जा रहा है, साइकिल बन जा रहा है। पहले तो वो ऊपर की उठ रही है, ठीक है, और फिर वो साइड से दोबारा से घूम के क्या जा रही है, नीचे से ऊपर आ जा रही है। ठीक है, ऐसा जैसे कि इसमें दिया है ना, ऐसे वो क्या होने लगेगी, घूमने लगेगी, घूमने लगेगी, घूमने लगेगी। ठीक है ना, क्या होगी दोस्तों, ऐसे वो घूमने लग जाएगी। वाई डज द स्ट्रीक ऑफ कलर्ड वाटर गो अप इन द मिडिल एंड कम डाउन फ्रॉम दिस साइड। क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो रंगीन पानी के जो स्ट्रीक है ये मिडिल से ऊपर क्यों जा रही है, फिर साइड से नीचे क्यों आ रही है। द वाटर एट द बॉटम ऑफ द बीकर गेट्स हीट अप एंड बिकम हॉट। जो बीकर के नीचे का पानी है वो गर्म होता है, ठीक है। इट एक्सपैंड्स बिकम लाइटर, एक्सपैंड फैलता है और लाइटर यानी कि हल्का हो जाता है, एंड राइजेस और ऊपर की तरफ उठता है। The water on the side of the beaker is comparatively cooler and heavier and come down to take the place of the rising water। क्या कह रहे हैं कि भाई वो पानी जो कि बीकर के साइड्स में है वो सेंटर में यानी कि मिडिल में जो पानी मौजूद है उसकी तुलना में ज़्यादा ठंडा और ज़्यादा भारी है। इसीलिए जब जो लाइट हुआ पानी जब ऊपर उठता है तो ये जो आसपास का पानी है ये उसकी जगह ले लेता है। देन दिस वाटर गेट हीट एंड इन टर्न ऑल्सो राइजेस। फिर ये पानी भी गर्म होता है और फिर ये भी ऊपर उठता है। दिस साइकिल कंटिन्यूस अंटिल द इंटायर वॉल्यूम ऑफ वाटर गेट्स हीट। ये जो साइकिल है चलता रहता है कब तक, जब तक जितना सारा पानी है ना सारा गर्म नहीं हो जाता। इन दिस केस, इस केस में द इंटायर वॉल्यूम ऑफ वाटर गेट हीटेड थ्रू द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल। इस केस में जो पूरा वॉल्यूम है, मतलब ये जो सारा का सारा पानी है ये पानी के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनकी वजह से क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। ठीक है ना, मतलब पानी में जो हीट है ये किस वजह से ट्रांसफर हो रही है, जो वाटर पार्टिकल्स है ना इनकी वजह से ट्रांसफर हो रही है। दिस प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। ये जो प्रोसेस होती है हीट ट्रांसफर की इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। इट इज बिकॉज कन्वेक्शन दैट वी सी मूवमेंट ऑफ कलर्ड स्ट्रिक इनसाइड दी बीकर। कन्वेक्शन की वजह से हमको बीकर के अंदर जो कलर स्ट्रिक है वो देखने को मिली। दस वी कैन कंक्लूड दैट वाटर लाइक एयर गेट्स हीट अप बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। तो हम यहाँ पे इस कंक्लूजन पर आ सकते हैं कि पानी जो है वो हवा की तरीके से ही गर्म होता है कन्वेक्शन की प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, हियर हीट ट्रांसफर टेक प्लेस बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ लिक्विड एंड गैसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर है वो कैसे हो रहा है, जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के या फिर गैसेस के उनके मूवमेंट की वजह से ये जो हीट ट्रांसफर है ये हो रही है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, चलो लैंड एंड सी ब्रीज। तो दोस्तों अब हम लोग लैंड और सी ब्रीज पर आ गए हैं। क्या है ये, पाल्देन शेयर्स हिज एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग अ बीच इन केरला ड्यूरिंग विंटर वेकेशन एंड सेज ड्यूरिंग द डे द सैंड और सॉयल नियर द बीच इज हॉटर देन द वाटर इन द सी। क्या कह रहा है पाल्देन जो है अब वो फिर से केरला जो ये गया है वहाँ के अनुभव को शेयर कर रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि दिन के दौरान जो रेत या जो मिट्टी है बीचेस के पास में वो गर्म हो जा रही है। क्या हो रही है, गर्म हो जा रही है पानी से ज़्यादा, समंदर के अंदर मौजूद जो पानी है उससे ज़्यादा गर्म हो जा रही है। हाउएवर एट नाइट द सैंड और सॉयल इज कूलर दैन द वाटर। लेकिन रात में जो ये रेत है और जो ये मिट्टी है ये पानी से ज़्यादा क्या है, ठंडी है। प्रेमा रिप्लाइज, प्रेमा जो है रिप्लाई देती है यस डिफरेंट ऑब्जेक्ट गेट हीट्स एंड कूल डिफरेंटली। हाँ, अलग अलग जो चीज़ें हैं वो उनको अलग अलग मात्रा में गर्मी मिलती है और वो अलग तरीके से अलग अलग समय पर क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। लेट अस चेक हाउ लैंड एंड वाटर गेट हीट एंड कूल्ड बाय परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी। चलिए हम लोग ये चेक करते हैं कि जो ज़मीन और जो पानी है वो कैसे ठंडा हो रहा है, कैसे गर्म हो रहा है। इस चीज़ को हम लोग चेक करते हैं इस एक्टिविटी के द्वारा। तो एक्टिविटी है 7.4। ठीक है,
टेक टू आइडेंटिकल बोल एज शोन इन फिगर 7.6। जैसा फिगर 7.6 में है वैसे ही आपको दो आइडेंटिकल यानी कि एक से बोल्स को लेना है। ठीक है, फिल वन हाफ वे विथ सॉइल एंड द अदर बोल हाफ वे विथ वाटर। एक कटोरे में आधी आप मिट्टी भर दो और एक में पानी भर दो। फिक्स आ लेबोरेटरी थर्मामीटर इन ईच बोल एज शोन इन फिगर 7.6। जैसे कि फिगर 7.6 में दिखाया हुआ है आपको दोनों में लेबोरेटरी थर्मामीटर फिक्स कर देना है। मेक श्योर दैट द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर आर इमर्स्ड इन सॉइल एंड वाटर एंड डू नॉट टच द बॉटम और द साइड ऑफ द बोल। ये चीज़ आपको सुनिश्चित करनी है कि जो थर्मामीटर है, ठीक है, उसका जो बल्ब है वो मिट्टी और पानी के अंदर पूरा होना चाहिए और उसका जो बल्ब है वो कटोरी के एकदम नीचे या साइड में टच नहीं होना चाहिए। प्लेस दी सेटअप इन सनलाइट। अब आपको सनलाइट में सेटअप को क्या करना होगा, प्लेस करना होगा। ठीक है, मेजर दी टेम्परेचर ऑफ सॉइल एंड वाटर एवरी 5 मिनट्स एंड रिकॉर्ड द डाटा इन टेबल 7.4। क्या कह रहे हैं कि भाई हर 5 मिनट में आपको मिट्टी और पानी दोनों का टेम्परेचर मापना है और जो डेटा है उसको लिखना है। ठीक है, तो चलो मैं सीधे सीधे आपको बता देता हूँ कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। देखो दोस्तों, जो ज़मीन होती है ना वो जल्दी गर्म होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। ठीक है, जो ज़मीन है वो क्या हो रही है, जल्दी गर्म हो रही है और जो पानी है उसको गर्म होने में भी क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है, ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि जो लैंड होती है वो हमारी बेटर कंडक्टर है हीट की एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, अब दिन में क्या होता है, दिन में भैया खूब तेज सूरज निकला। ठीक है, अब इस सूरज की गर्मी की वजह से जो ये मिट्टी है ये तो जल्दी गर्म हो जाएगी, लेकिन इसके आसपास मौजूद ये जो पानी है ना इसको गर्म होने में क्या लगेगा, समय लगेगा। ठीक है, अच्छा रात में ना यही सेम चीज़ उल्टी हो जाती है, रात में यही सेम चीज़ उल्टी हो जाती है। अब रात होते ही क्या होता है, सूरज हमारा ढल जाता है। ठीक है, सूरज नहीं रहता है, जिसकी वजह से जो मौसम है वो ठंडा होने लगता है। वो क्या होता है, ठंडा होने लग जाता है। अब जो लैंड है, जो ज़मीन है, इसमें क्या हो रहा है कि भाई ये जो लैंड, ये जो ज़मीन है ना ये काफ़ी तेज़ी से हीट को लॉस करती है एज़ कंपेयर टू वाटर। ठीक है, पानी में हीट लॉस जो है बहुत ही धीरे धीरे होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो ज़मीन है रात में मेरी जल्दी ठंडी हो जाती है और ये जो पानी है इसको ठंडा होने में ज़्यादा समय लग जाता है। ठीक है, चलो स्टडी द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द सॉइल एंड वाटर। डिड द टेम्परेचर राइज बाय सम अमाउंट for both soil and water at the same time? If not, which one got heated faster? How much was the rise in temperature of the soil and water in 20 minutes? तो यहाँ पे ना अब आपसे कुछ सवाल पूछे हैं लगातार। आपने जो ऑब्जर्वेशन करी ना उसके बेस पे कुछ सवाल पूछे हैं कि जो टेम्परेचर में बढ़ोतरी हमको दिख रही है मिट्टी और पानी दोनों में, उसको स्टडी करो। ठीक है, जो टेम्परेचर है क्या वो सेम अमाउंट दोनों के लिए बढ़ रहा है, एक समय पे वो सेम अमाउंट से बढ़ रहा है, कम ज़्यादा करके बढ़ रहा है? अगर नहीं तो बताओ जल्दी गर्म कौन हो रहा है, और 20-20 मिनट बाद में चेक करो कि किसका मतलब जो टेम्परेचर है वो मिट्टी का और पानी का वो कितना क्या बढ़ा है। ठीक है, चलो आफ्टर 20 मिनट्स यू विल फाइंड दैट द टेम्परेचर ऑफ सॉइल राइजेस मोर देन दैट ऑफ वाटर। क्या कह रहे हैं भाई, 20 मिनट बाद में आपको ये पता चलेगा, आप ये देखोगे कि जो मिट्टी का टेम्परेचर है वो पानी के तुलना में क्या है, ज़्यादा है। दिस इंडिकेट्स दैट द सॉइल हीट अप फास्टर देन वाटर। ये दर्शाता है कि जो मिट्टी है वो पानी की तुलना में जल्दी गर्म होती है। डज द सॉइल ऑल्सो कूल फास्टर देन वाटर। क्या जो मिट्टी है ये पानी की तुलना में जल्दी ठंडी भी होती है? आफ्टर लेटिंग द सॉइल एंड वाटर गेट हीटेड ब्रिंग द सेटअप इंडोर्स एंड लेट इट कूल फॉर 20 मिनट्स। क्या कह रहे हैं कि भाई आपका जो सेटअप आपने जो कर रखा है आप इसको क्या करो, घर के अंदर उठा लाओ। ठीक है, और 20 मिनट के लिए उसको छोड़ दो ठंडा होने के लिए। You will observe that the soil cools faster than water just as it gets heated faster. आप ये चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि जो सॉइल है, जो मिट्टी है वो पानी की तुलना में जल्दी ठंडी हो रही है। ठीक है ना, देखो जो मिट्टी है वो जल्दी गर्म भी हो रही है और जल्दी ठंडी भी हो रही है। पानी को गर्म होने में भी समय लग रहा है और ठंडे होने में भी समय लग रहा है। People living in coastal areas experience an interesting phenomena caused by the heating and the cooling of land and water at different rates. क्या कह रहे हैं कि जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं, जो लोग तटीय इलाकों में रहते हैं, उनको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, बहुत ही मज़ेदार सा एक इनको घटना जो है, घटना इनको एक्सपीरियंस होती है
ठीक है। और ये किसकी वजह से होती है, यही जो लैंड और वाटर के जो डिफरेंट रेट्स है ना, जिसपे ये ठंडे हो रहे हैं गर्म हो रहे हैं, इसकी वजह से। ठीक है, अभी क्या है इसके बारे में बताते हैं। एज द लैंड गेट हीटेड फास्टर देन वाटर ड्यूरिंग द डे इट कॉजेज वार्म एयर अबव द लैंड टू राइज। क्या कह रहे हैं कि भाई जो ज़मीन है वो पानी की तुलना में क्या हो रही है, तेजी से गर्म हो रही है। अच्छा, हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा अभी कि भाई जब ज़मीन गर्म होगी, ठीक है, तो सीधी सी बात है इसके संपर्क में जो एयर है ज़मीन के ऊपर वो भी गर्म होगी, और ये जो एयर है जब ये गर्म होगी तो ये ऊपर उठेगी, है कि नहीं। मान लो ये ज़मीन है, मान लो, रुको ये इमेज है इसी की सहायता लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि भाई इमेज के अंदर ये ज़मीन है, अब ज़मीन जो है गर्म हो रही है, जिसकी वजह से ऊपर की जो हवा है ना ये भी गर्म हो रही है, और ये जो गर्म हवा है ऊपर उठ रही है, ठीक है ना, गर्म हवा ऊपर उठ रही है। अब देखो अब क्या होगा, ये गर्म हवा जब ऊपर उठेगी तो ये जगह खाली हो गई। अब जो समंदर से आने वाली जो ठंडी हवा है ना वो क्या होगी, अब वो इसकी जगह लेने के लिए इधर आएगी। ठीक है, जिससे कि क्या होता है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना कोस्टल एरिया में हमको देखने को मिलता है। वो ये है कि जो ठंडी ठंडी समंदर की हवाएं हैं ना वो ज़मीन की तरफ आती हैं, वो किसकी, ज़मीन की तरफ आती हैं, इसी प्रोसेस की वजह से। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सी ब्रीज बोलते हैं। सी ब्रीज वो हवा जो कि समंदर की तरफ से आती है, क्या बोलते हैं इसको, सी ब्रीज बोलते हैं। ठीक है, तो यही है कि भाई दिस कॉजेस कूलर एयर टू मूव फ्रॉम द सी टूवर्ड द लैंड। इससे की वजह से क्या होता है, इस कारण की वजह से क्या होता है कि जो ठंडी हवा है समंदर से वो जमीन की तरफ आती है। दिस मूवमेंट ऑफ कूलर एयर फ्रॉम द सी टू द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज। ये जो ठंडी हवा है जो कि समंदर से जमीन की तरफ आ रही है, इसको हम बोलते हैं सी ब्रीज। हेंस इन हॉट प्लेसेस सी ब्रीज रिलीव पीपल फ्रॉम द हीट। इसलिए गर्म जगहों पर ये जो सी ब्रीज होती है, ये जो समंदर की हवाएं होती हैं, ये लोगों को गर्मी से राहत दिलाती हैं। दैट इज वाई विंडोज ऑफ द हाउसेज इन कोस्टल एरियाज आर प्लेस्ड फेसिंग द सी। यही कारण है कि जो खिड़कियां होती हैं उन घर मतलब कोस्टल यानी कि तटीय इलाकों में जो घर बनते हैं उनकी जो खिड़कियां होती हैं वो हमेशा समंदर की तरफ लगाई जाती हैं। ठीक है, ताकि समंदर की जो ठंडी ठंडी हवा है वो घरों के अंदर आए। ठीक है, चलो। एट नाइट दी प्रोसेस रिवर्सेस। क्या कह रहे हैं, रात में जो प्रोसेस है ना अब ये पलट जाती है। इन दी एब्सेंस ऑफ सनलाइट लैंड्स कूल डाउन फास्टर देन दी वाटर इन द सी। सनलाइट नहीं है तो जो जमीन है वो जल्दी ठंडी होगी एज कंपेयर टू सी। एज अ रिजल्ट, का रिजल्ट क्या होता है, द एयर अबव द सी इज वार्मर एंड राइजेज अप। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हवा होती है समंदर के ऊपर अब ये गर्म होगी और ऊपर उठेगी, और जो कूलर एयर है लैंड से अब वो सी की तरफ जाएगी। इससे क्या होता है, लैंड ब्रीज होती है, लैंड ब्रीज, यानी कि अब जो हवा है वो लैंड से आ रही है। ठीक है, देखो अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे सूरज नहीं है। ठीक है, अब जिसकी वजह से जो जमीन है ना ये जल्दी ठंडी हो गया, मतलब यहाँ पे अब ठंडी हवा है और यहाँ पे गर्म हवा है, तो अब ये जो गर्म हवा है ना ये अब यहाँ पे ऊपर उठेगी। ठीक है, समंदर क्योंकि गर्म है तो उसके ऊपर की संपर्क की जो हवा है वो क्या है, गर्म होगी और ये ऊपर उठेगी, और अब क्योंकि ये ऊपर उठ रही है तो यहाँ से जो ठंडी ठंडी हवा है वो कहाँ आ रही है, इस जगह पर आ रही है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होती है, लैंड ब्रीज हमारी पैदा होती है, मतलब इसी को हम बोलते हैं लैंड ब्रीज। ठीक है, दस पीपल लिविंग नियर द सी शोर एक्सपीरियंस द डायरेक्शन ऑफ विंड रिवर्सेस इन द डे एंड नाइट। तो इससे क्या होता है कि भाई जो लोग समुद्र के किनारे होते हैं, मतलब जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं, उनको दिन और रात में अलग अलग जो हवा है ना, हवा की जो दिशा है उसकी अलग अलग इनको देखने को मिलती है। मतलब जो डायरेक्शन है हवा की वो क्या होती है, चेंज होती है, रिवर्स होती है, दिन और रात दोनों में। चलो अगला है रेडिएशन। डू यू रिमेंबर व्हेन पेमा एंड पालदम वर सिटिंग अराउंड द फायरप्लेस दे फेल्ट वार्म। क्या कह रहे हैं, आपको याद है जब पेमा और पालदेन आग जहाँ पे जल रही थी उसके आसपास बैठे थे, उनको गर्म लग रहा था। ठीक है, देयर ग्रैंडफादर्स टेल देम अबाउट द हीट ट्रांसफर। उनके जो दादाजी हैं इनको हीट ट्रांसफर के बारे में बताते हैं। इन दिस केस, इस केस में टेक प्लेस डायरेक्टली फ्रॉम द फायर हॉट ऑब्जेक्ट टू अस बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। क्या कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हीट ट्रांसफर है वो अब कैसे हो रहा है, वो आग से जो कि एक हॉट ऑब्जेक्ट है, वो आग से सीधे हम पर हीट ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, जो हीट है वो आग से हम पर ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेडिएशन। क्या बोलते हैं, रेडिएशन। द हीट ऑफ द सन रीचेस अस थ्रू दिस प्रोसेस। और सूरज की जो गर्मी है वो इसी प्रक्रिया के द्वारा हम तक पहुंचती है। हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। और जो हीट ट्रांसफर होती है रेडिएशन के द्वारा, इसको किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती।
ऑल दी ऑब्जेक्ट्स रेडिएट हीट, जितने भी ऑब्जेक्ट जितनी भी चीजें होती हैं ये हीट यानी गर्मी को रेडिएट करते हैं, गर्मी को निकालते हैं. You must have observed that a hot utensil kept away from the flame cools down after some time. आपने ये चीज नोटिस करी होगी या फिर ऑब्जर्व करी होगी कि कोई जो गर्म बर्तन अगर आप उसको आग से दूर कर दो तो कुछ देर बाद ठंडा पड़ जाता है. What is the reason for it? इसका क्या कारण है? The hot utensils cool down by radiating heat to its surrounding. कारण क्या है कि जो गर्म बर्तन था उसने जो हीट है, जो गर्मी है, उसको अपने सराउंडिंग में क्या कर दिया? रेडिएट कर दिया. मतलब उसने अपने आसपास गर्मी को निकाल दिया. ठीक है, चलिए. Why is it more comfortable to wear white or light color clothes during summers and dark color clothes during winter? क्या कह रहे हैं कि भाई समर्स के दौरान यानी गर्मियों के दौरान हल्के रंग के कपड़े पहनना या सफेद रंग के कपड़े पहनना कंफर्टेबल ज्यादा क्यों होता है, और ठंडियों के दौरान गाढ़े रंग के कपड़े पहनना या फिर ब्लैक कलर के कपड़े पहनना कंफर्टेबल क्यों होता है? तो देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो लाइट कलर होता है ना ये क्या करता है? हीट को, गर्मी को रिफ्लेक्ट करता है. ये हीट को, गर्मी को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है. इसकी वजह से हम ठंडे रहते हैं. जबकि जो गर्म कपड़े होते हैं ये क्या करते हैं? हीट को ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, तो गर्मी के मौसम में लाइट कलर के कपड़े पहनोगे तो ये हीट को ऑब्जर्व करेगा, मतलब आप ठंडे रहोगे. और ठंडी के मौसम में अगर आप डार्क कलर के कपड़े पहनोगे तो ये हीट को ऑब्जर्व करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, सॉरी नॉट ऑब्जर्व, एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से आप कैसे रहोगे? गर्म रहोगे. ठीक है ना दोस्तों. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसमें क्या है? देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स इन आवर डेली लाइफ वेयर वी कैन ऑब्जर्व कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन हैपनिंग टुगेदर. क्या कह रहे हैं कि भाई ऐसे कई सारे उदाहरण हैं हमारे रोजमर्रा के जीवन में, ठीक है, जहां पे आप कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों को साथ में होता देख सकते हो. कंसीडर द केस ऑफ वाटर बीइंग हीटेड अप एज शोन इन फिगर 7.8. फिगर 7.8 इस फिगर में जो पानी उबलता दिख रहा है, ठीक है, इसके केस को ले लेते हैं. लेट अस आइडेंटिफाई द वेरियस वे इन विच द पैन and the water get heated up as well as the warmth we feel around the flame and the hot pan. क्या कह रहे हैं कि भाई आइए हम इसमें पहचानते हैं कि किन अलग अलग तरीकों से जो पैन और जो पानी है गर्म हो रहा है. इसके अलावा जो गर्मी हमको महसूस हो रही है आग के करीब, पैन के करीब, इन सबको आइए हम पहचानते हैं. हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फ्लेम टू द यूटेंसिल्स बाय कंडक्शन. क्या कह रहे हैं? कंडक्शन के द्वारा जो गर्मी है वो आग से बर्तनों में ट्रांसफर हो रही है. कंडक्शन के द्वारा जो ये गर्मी है ये आग से बर्तनों में ट्रांसफर हो रही है. सब्सिक्वेंटली वाटर इन द यूटेंसिल गेट हीटेड अप बाय कन्वेक्शन. इसी प्रकार से बर्तन के अंदर मौजूद जो पानी है वो कन्वेक्शन की वजह से, किसकी? कन्वेक्शन की वजह से गर्म हो रहा है. The warmth that we feel around the flame and the hot utensil is due to radiation. और जो गर्मी हमको आग के आसपास महसूस हो रही है, इसके अलावा जो गर्म बर्तन से हमको गर्मी महसूस हो रही है, ये किसकी वजह से? रेडिएशन की वजह से है. ठीक है, लेट अस रैप फ्रॉम द एक्टिविटीज, एग्जाम्पल्स एंड डिस्कशन सो फार वी फाइंड दैट देयर आर 3 प्रोसेसेस बाय विच हीट गेट ट्रांसफर. क्या कह रहे हैं कि भाई अभी तक हम लोग जो भी एक्टिविटीज करी, जो भी एग्जाम्पल्स देखे, जो भी डिस्कशन करे अभी तक, उससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि जो हीट है वो मेरे 3 प्रोसेसेस से क्या होती है? ट्रांसफर होती है. दीज आर कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. ये 3 प्रोसेस क्या है? कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन. इन कंडक्शन हीटिंग टेक प्लेस व्हेन वन पार्टिकल रिसीव्स हीट, ट्रांसफर हीट टू द नेक्स्ट पार्टिकल इन कॉन्टैक्ट एंड सो ऑन. द पार्टिकल देमसेल्फ डू नॉट मूव अवे फ्रॉम देयर पोजिशन. क्या कह रहे हैं? कंडक्शन में क्या होता है कि जो हीट होती है, जो गर्मी होती है, वो एक पार्टिकल को मिलती है, फिर जो एक पार्टिकल है इस गर्मी को दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर कर देता है, और ये जो प्रोसेस है ये चलती रहती है. अच्छा, इस प्रोसेस के दौरान जो पार्टिकल्स है वो अपनी जगह को चेंज नहीं करते, और ये जो प्रोसेस है ये किसमें? मेरे सॉलिड्स में होती है. ठीक है, नेक्स्ट है कन्वेक्शन. ये लिक्विड में होता है. ये जो प्रोसेस लिक्विड में होती है, इसमें क्या होता है कि भाई जो हीट है वो पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से ट्रांसफर हो रही है. जो हीट ट्रांसफर हो रही है किस कैसे हो रही है? पार्टिकल के मूवमेंट्स की वजह से होती है. ये लिक्विड में होता है. नोट दैट इन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन आ मीडियम मस्ट बी प्रेजेंट हुज पार्टिकल हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ हीट. क्या कह रहे हैं? ध्यान रहे, कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों में ही एक माध्यम का होना बहुत ही जरूरी है, जिसके पार्टिकल्स के द्वारा गर्मी जो है वो ट्रांसफर होगी. इन द केस ऑफ रेडिएशन हीट ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड नो मटेरियल
मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ए ट्रांसफर। क्या कह रहे हैं कि भाई रेडिएशन के केस में जो हीट है, जो गर्मी है, वो एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफर होती है और कोई भी मीडियम, किसी भी माध्यम की ज़रूरत इस ट्रांसफर के दौरान नहीं पड़ती है। ठीक है, चलो फैसिनेटिंग फैक्ट्स। तो यहाँ पे हमारा एक बहुत ही कमाल का फैक्ट दिया हुआ है, आइए इसको भी पढ़ लेते हैं। क्या है? इन द अपर रीचेस ऑफ हिमालय रीजन आर ट्रेडिशनल रूम हीटर लोकली नोन एज बुखारी इज यूज टू कीप रूम वार्म ड्यूरिंग विंटर। क्या कह रहे हैं कि भाई जो अपर हिमालय रीजन है, यहाँ पर एक पारंपरिक कमरे को गर्म करने वाला रूम हीटर का इस्तेमाल करा जाता है, जिसको कि बुखारी नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो कि कमरे को ठंडी के मौसम में गर्म रखता है। इट कंसिस्ट ऑफ एन आयरन स्टोव इन विच वुड और चारकोल इज बर्न। इसमें क्या होता है? एक आयरन स्टोव होता है जिसमें लकड़ी या फिर कोयला जलाया जाता है। लॉन्ग पाइप अटैच टू द अपर पार्ट ऑफ द हीटर सर्व्स एज चिमनी वेंटिंग आउट द स्मोक। एक लंबा सा पाइप इसके ऊपर लगा होता है जो कि चिमनी का काम करता है और जो धुआं है इसके अंदर निकलने वाला उसको ये बाहर करता है। एडिशनली इसके साथ में दी बुखारी कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग एज इट फ्लैट टॉप प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर प्लेसिंग यूटेंसिल्स। इसके अलावा बुखारी का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि इसके ऊपर की जो फ्लैट सरफेस होती है ना, इस पे आप किसी बर्तन को रख के कुछ भी पका सकते हो। All the three processes of heat transfer are involved when this device is used for cooking and warming up room। क्या कह रहे हैं? ये जो तीनों प्रोसेस होती हैं हमारी हीट ट्रांसफ़र की, ये इसमें इन्वॉल्व होती हैं जब हम लोग क्या करते हैं, इस डिवाइस से खाना बनाते हैं या फिर कमरे को हम लोग गर्म करते हैं तब। ठीक है, चलो आगे इसमें क्या है? यू हैव लर्न इन ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी दैट द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट फॉर अर्थ। क्या कह रहे हैं कि आपने क्लास 6 की साइंस की बुक क्यूरियोसिटी में पढ़ा है कि जो सन होता है, जो सूरज होता है, ये पृथ्वी पर हीट का, गर्मी का क्या है, मुख्य स्रोत है। यू हैव सीन योर पेरेंट्स ड्राइंग वेट क्लोथ ऑन क्लोथ लाइन एट होम। आपने घर में अपने माता पिता को जो गीले कपड़े हैं उनको रस्सी पर सुखाते हुए भी देखा होगा। वेट क्लोथ ड्राई फास्टर ऑन सनी डेज सिंस द हीट फ्रॉम द सन मेक्स द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फास्टर। क्या कह रहे हैं कि भाई सनी डेज मतलब जब सूरज निकलता है तो उन दिनों पर कपड़े जल्दी सूखते हैं, क्योंकि सूरज की जो गर्मी होती है ये इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण के प्रक्रिया को क्या करती है, तेज कर देती है। Thus, heat from the sun plays an important role in evaporation of water। तो इससे हमको ये पता चलता है कि भाई जो गर्मी होती है सूरज की, ये इवेपोरेशन में यानी पानी के वाष्पीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ठीक है, मतलब जो गर्मी सूरज से आ रही है, ये गर्मी पानी के भाप बनने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बी इट फ्रॉम क्लोथ ड्राइंग ऑन अ लाइन और फ्रॉम वाटर बॉडीज लाइक ओशन और लेक। फिर वो चाहे कपड़े जो कि आपने रस्सी पे डाल के सुखाए हैं वो हों, या फिर वो पानी जो कि बड़ी बड़ी जो वाटर बॉडीज़ हैं, समंदर, झीलें, ये हों। ठीक है, लेट अस लुक एट द फिनोमिना ऑफ वाटर साइकिल टू अंडरस्टैंड दिस मोर डिटेल। चलिए हम लोग वाटर साइकिल के फिनोमिना को देखते हैं ताकि इस चीज़ को हम और डिटेल में सीख सकें। तो दोस्तों अब हम लोग वाटर साइकिल यानी कि जल चक्र को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या इसमें यू हैव ऑल्सो लर्न इन ग्रेड 6 टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी दैट वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट इन नेचर। क्या कह रहे हैं कि आपने क्लास 6 की जो साइंस की बुक है क्यूरियोसिटी, उसमें ये जाना, ये पढ़ा कि जो पानी होता है वो प्रकृति में 3 स्टेट्स के अंदर हमको देखने को मिलता है। लिक्विड जो कि समंदर, नदियों, झीलों में मौजूद है। सॉलिड जो कि बर्फ़ के रूप में, ग्लेशियर्स के रूप में पहाड़ों पर मौजूद है। ठीक है, और गैस के रूप में वाटर वेपर जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में मौजूद है। ड्यूरिंग समर यानी कि गर्मी के मौसम के दौरान सम ऑफ द स्नो एंड आइस गेट कन्वर्टेड टू वाटर ड्यू टू सन्स रेडिएशन एंड फ्लो डाउन एज रिवर एंड अल्टीमेटली इनटू द ओशन। क्या कह रहे हैं? गर्मी के मौसम के दौरान कुछ जो बर्फ़ होती है वो पिघलती है, किसकी वजह से? जो हीट आ रही है, रेडिएट हो रही है सन से, उसकी वजह से वो पिघलती है। ठीक है, और ये जो बर्फ़ है ये पिघलने के बाद में पानी में बदलती है, नदियों में मिलती है और अंत में समंदर में मिल जाती है। द मेल्टेड आइस इज रिप्लेनिश्ड बाय फ्रेश स्नो ड्यूरिंग विंटर। और ठंडी के मौसम में जो पिघली हुई बर्फ़ है यहाँ पे ताज़ी बर्फ़ जम जाती है। ठीक है, वाटर इन द ओशंस, रिवर्स एंड लेक्स गेट हीटेड ड्यू टू सन एंड एज अ रिजल्ट इट इवेपोरेट्स एज वाटर वेपर। क्या कह रहे हैं? समंदर में, झीलों में, नदियों में जो पानी मौजूद है ये सूरज की गर्मी की वजह से गर्म होता है और भाप बन के वाटर वेपर बन के उड़ जाता है।
वाटर ऑल्सो इवेपरेट फ्रॉम ट्री एंड प्लांट थ्रू ट्रांसपरेशन। ट्रांसपरेशन की प्रक्रिया के द्वारा पेड़ों से और पौधों से भी पानी जो है वो भाप बन के उड़ता है। When water vapor rises up, it cools down and condenses to form cloud। जब वाटर वेपर ऊपर उठता है तो ये जितना ऊपर जाता है उतना ठंडा होता जाता है और फिर ये बादल बन जाता है। क्लाउड्स ब्रिंग रेन, स्नो एंड हेल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। और जो बादल होते हैं ये क्या लाते हैं? बारिश, बर्फ, ओले। और ये जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन देखो यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल हो रहा है। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेशन का मतलब ये है कि टोटल कितना पानी हमारा आसमान से ज़मीन पर आया। ठीक है, अब ये पानी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बारिश के रूप में हो सकता है, बर्फ के रूप में हो सकता है, ओलों के रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। ठीक है, चलो। द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर अपवर्ड्स एज वाटर वेपर एंड डाउनवर्ड्स थ्रू प्रेसिपिटेशन, passing through soil, rocks and plants and finally returning to water bodies is called water cycle। क्या कह रहे हैं कि ये जो कंटिन्यूस मूवमेंट होती है, जो लगातार चलने वाली जो हलचल है पानी की, जिसमें पानी ऊपर भाप बन के जाता है, फिर नीचे प्रेसिपिटेशन के द्वारा आता है, ठीक है ना, और फिर ये मिट्टी से, पत्थर से, मतलब इन सब से होता हुआ वाटर बॉडीज में लौट जाता है, इसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल। ठीक है, दस द वाटर साइकिल हेल्प इन रीडिस्ट्रीब्यूटिंग एंड रिप्लेनिशिंग वाटर इन रिवर्स, लेक एंड ओशन। तो जो वाटर साइकिल होता है ये क्या करता है? ये समंदर, नदियों, झीलों, नदी, इन सब का जो पानी है ना, इसको रिप्लेनिश करने का काम करता है, मतलब दोबारा से इनको वो भरने का काम करता है। इट ऑल्सो सर्व्स टू कंजर्व द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर ये जो टोटल अमाउंट मौजूद है पानी का, इसको भी कंजर्व करने में इसका मतलब ये काम करता है। रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ फ्लोज इनटू पॉन्ड, लेक, रिवर एंड ओशन और सीप इनटू ग्राउंड। क्या कह रहे हैं? वो पानी जो कि तालाबों में, नदियों में, झीलों में, रेन वाटर मतलब कि बारिश का पानी जो कि पृथ्वी की सतह पर गिरता है, ये तालाबों में, नदियों में, झीलों में बहकर जाता है, समंदर में बहकर जाता है, या फिर ज़मीन के अंदर रिस के चला जाता है। ठीक है, चलो। नो आ साइंटिस्ट। तो दोस्तों अब इसमें हम लोग साइंटिस्ट के बारे में जानने वाले हैं। तो आज हम लोग कौन से साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे? तो आज हम लोग जानेंगे वरा मीरा के बारे में। ठीक है, वॉज एन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन ऑफ 6th century CE इन उज्जैनी, मॉडर्न डे उज्जैन, मध्य प्रदेश। क्या कह रहे हैं कि ये जो वरा मीरा हैं, ये एक एस्ट्रोनॉमर थे और एक गणितज्ञ थे। ये 6ठी शताब्दी CE में उज्जैनी में, जो कि आज का उज्जैन है और ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पर ये थे। ठीक है, इन इस वर्क बृहस्पति संहिता, अपना इनका जो काम है बृहस्पति संहिता, ही गेव मेथड ऑफ प्रिडिक्टिंग सीजनल रेनफॉल। इन्होंने जो मौसमी बारिश होती है ना, उसको प्रिडिक्ट करने का एक तरीका बताया था। His prediction of seasonal rainfall was based on factors such as cloud formation, wind patterns, position of stars and moon and other natural phenomena। इनका जो इन्होंने जो प्रिडिक्शन दिया था वो किस पर आधारित था? वो इन कारकों पे आधारित था, जैसे कि बादल का फॉर्मेशन, मतलब बादल कैसे बन रहा है, हवा का पैटर्न क्या है, तारों की पोजीशन क्या है, चांद की पोजीशन क्या है, और कई सारे दूसरे नेचुरल फिनोमेनास की सहायता से इन्होंने एक तरीका दिया था जिससे कि जो सीजनल रेनफॉल है उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है, मतलब उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए। यू मे हैव सीन पीपल ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम वेल और हैंड पंप। क्या कह रहे हैं? हो सकता है आपने लोगों को कुओं से या फिर बम्बे से पानी निकालते हुए देखा हो। दिस इज द वाटर दैट सीव्स इनटू द ग्राउंड। यह वो पानी है जो कि ज़मीन के अंदर इसके जाता है। हाउ डज वाटर सीव थ्रू द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अब बच्ची यहाँ पे सवाल पूछी है कि जो पानी है आखिर ये कैसे ज़मीन से, पृथ्वी की सतह से इसके अंदर जाता है। ठीक है, तो देखो जो मिट्टी होती है, जैसे कि जो जंगल वंगल होते हैं, मिट्टी विट्टी होती है, होता क्या कि जब उस पर पानी गिरता है तो जो मिट्टी है ना, ये पानी को सोख लेती है। ठीक है, अभी जो पानी है ये मिट्टी से होते हुए, कंकड़ पत्थरों से होते हुए, बाकी जगहों से होते हुए जो ज़मीन के अंदर मौजूद जो हमारे जल के भंडार है ना, उसमें जाके इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो पानी है ये हमारा पृथ्वी के अंदर पहुँचता है। चलो, सीपेज ऑफ वाटर बीनीथ द अर्थ। तो अब यहाँ पे एक्टिविटी है 7.5। ठीक है, और इसमें जो पानी हम लोग का रिस्क के ज़मीन के अंदर जा रहा है ना, इसी चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। तो अब इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको क्या करना है? 3 ट्रांसपेरेंट यूज्ड बॉटल लेनी है जिनकी कैपेसिटी कितनी हो, 1 लीटर की हो। ठीक है, आपको उनको ऐसे करके काट देना है। ठीक, अब तीनों में ना आपको कुछ सामान भरना है।
इसमें आपको क्ले भरनी है, इसमें आपको रेत भरनी है, इसमें आपको ग्रेवल यानी छोटे छोटे पत्थर वत्थर भरने हैं। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं कि बॉटल को लो, आधे से काटो और उनमें ये सब चीज़ें भर दो। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि उनके नीचे आपको बीकर रखना है। ठीक, अब आपको हर बोतल में 200 मिलीलीटर पानी डाल देना है। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, प्रिडिक्ट करना होगा कि कितना पानी हर बोतल से बहता हुआ आपको बीकर में इकट्ठा होगा। ठीक है, पानी को 10 मिनट तक कम से कम इकट्ठा करो। ठीक है, फिर सभी की जो मात्रा है ना उसको कंपेयर करो, जो तीनों ही बीकर में जो पानी है ना उसकी मात्रा को आप क्या करो, कंपेयर करो। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको इस टेबल के अंदर क्या करना है, भर देना है। ठीक है ना, चलिए, डू योर फाइंडिंग मैच योर प्रोडिक्शन। क्या कह रहे हैं कि आपने जो फाइंडिंग्स करी हैं यानी कि आपको जो रिजल्ट मिले, क्या वो आपके प्रोडिक्शन को यानी कि आपने जो अंदाजा लगाया था क्या ये उसको मैच करता है। यू मे हैव ऑब्जर्व दैट वाटर सीप फास्टर थ्रू ग्रेवल, स्लोअर थ्रू सैंड एंड स्लोएस्ट थ्रू क्ले। क्या कह रहे हैं कि आपने चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि जो पानी है ये ग्रेवल में तेजी से क्या करता है, बहता है। ठीक है, रेत में इससे धीरे बह रहा है और सबसे ज़्यादा धीरे क्ले में, जो ये वाली मिट्टी है, चीनी मिट्टी है, इसमें बह रहा है। वाई इज इट सो, ऐसा क्यों हो रहा है। द स्पेस बिटवीन ग्रेवल पार्टिकल्स आर वाइडर व्हेन कंपेयर टू दोज इन सैंड एंड क्ले। क्या कह रहे हैं कि भाई जो ग्रेवल होते हैं, ग्रेवल क्या होते हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर। ठीक है, तो कह रहे जो ग्रेवल्स हैं इनके बीच में जो जगह है वो काफ़ी ज़्यादा है, इनके पार्टिकल्स के बीच में जगह है काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से आसानी से जो पानी है वो ग्रेवल से बह जा रहा है, निकल जा रहा है। ठीक है, रिस जा रहा है। इन दिस वे, इस तरीके से वाटर सीप बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ। दिस प्रोसेस ऑफ सरफेस वाटर सीपिंग थ्रू सॉइल एंड रॉक इज कॉल्ड इन्फिल्ट्रेशन। क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो प्रोसेस होती है, इस तरीके से जो पानी है वो पृथ्वी की सतह से रिसकर अंदर जाता है, और ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है जिसमें ये जो सरफेस वाटर है ये मिट्टी और पत्थरों से होते हुए ज़मीन के अंदर जा रहा है, इसको बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं, इन्फिल्ट्रेशन। चलो, water can infiltrate more readily if the space between soil and rock particles are wider, open and interconnected। क्या कह रहे हैं कि जो पानी होता है वो काफ़ी आसानी से, काफ़ी सही तरीके से क्या कर सकता है, इन्फिल्ट्रेट कर सकता है, यानी कि अंदर जा सकता है ज़मीन के, अगर जो स्पेस मौजूद है मिट्टी के बीच में और रॉक्स के पार्टिकल के बीच में वो क्या हो, ज़्यादा बड़ा हो, ओपन और इंटरकनेक्टेड हो तो। ठीक है, जैसे कि 7.11 में आप देख सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पर देखो आराम से जो पानी है वो बह रहा है। ठीक, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं इसमें, तो अब इसमें क्या है, द वाटर दैट सीप थ्रू गेट स्टोर्ड इन पोर स्पेस और सेडिमेंट्स एंड द ओपनिंग ऑफ द रॉक बीनीथ द सरफेस एज ग्राउंड वाटर। क्या कह रहे हैं कि जो पानी जो रिस के अंदर गया है, ज़मीन के अंदर गया है, ये पोर स्पेसेस में जाकर, मतलब जगहें होती हैं सेडिमेंट्स में, सेडिमेंट की लेयर में, वहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाता है। ठीक है ना, वहाँ पे जाके ये इकट्ठा हो जाता है, ग्राउंड वाटर के रूप में इकट्ठा हो जाता है। द अंडरग्राउंड लेयर ऑफ सेडिमेंट्स एंड रॉक्स दैट स्टोर वाटर इन पोर स्पेस आर कॉल्ड एक्वीफर्स। क्या कह रहे हैं कि भाई वो अंडरग्राउंड लेयर सेडिमेंट की जिसमें कि हमारा पानी आके इकट्ठा हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वीफर बोलते हैं। तो एक्वीफर क्या होता है दोस्तों, ये वो स्पेस है, ये वो जगह है जहाँ पे ज़मीन के अंदर पानी जाके इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, दिस इज द वाटर वी एक्सट्रैक्ट बाय डिगिंग वेल और ड्रिलिंग बोर वेल इनटू एक्वीफायर। क्या कह रहे हैं कि ये पानी जो है, यही पानी हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। कैसे, बोरवेल करके, या फिर मतलब ड्रिल से गड्ढा अड्ढा करके, कुआं खोद के, या फिर बोरवेल लगा के एक्वीफायर से हम लोग इसी पानी को निकालते हैं। ठीक है, दिस वाटर में बी अ फ्यूअर मीटर टू हंड्रेड्स ऑफ मीटर बिलो द ग्राउंड। ये जो पानी है ये कुछ मीटर से लेके कई सौ मीटर्स तक ज़मीन के अंदर हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, ये लोकेशन पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी इमेज दी हुई है, जिसमें आप देख सकते हो खूब बारिश वारिश हो रही है। ठीक है ना, अब बारिश वारिश होने से क्या हो रहा है कि भाई ये जो पानी है ये मेरा इन्फिल्ट्रेट करके कहाँ पे, यहाँ पे सेडिमेंट की इस लेयर में क्या हो रहा है, इकट्ठा हो जा रहा है। ठीक है ना, और ये हो गया मेरा एक्वीफर, और हमने यहाँ पे कुआं लगा दिया और यहीं से हम पानी निकाल लें। ठीक है ना दोस्तों, चलिए, हाउएवर ग्राउंड वाटर इज नॉट अनलिमिटेड। क्या कह रहे हैं, लेकिन ये जो ज़मीन का पानी है, ग्राउंड वाटर है, ये अनलिमिटेड नहीं है। ठीक है ना, द ग्रोइंग वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हैज़ लेड टू एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, ठीक है, इनकी जो बढ़ती हुई मांग है पानी की, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी अब ज़मीन के अंदर से निकाला जा रहा है।
एडिशनली इसी के साथ में डिक्रीज वेजिटेशन कवर एंड इंक्रीज कंक्रीट सरफेस इन अर्बन एरियाज हैव लिमिटेड वाटर इन्फिल्ट्रेशन। क्या कह रहे हैं, इसी के साथ में जो पेड़ पौधों की कवरेज है अब वो क्या हो गई है, काफ़ी कम हो गई है, ठीक है। और जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पे ज़मीनों को कंक्रीट यानी कि पक्की ज़मीनें कर दी जा रही हैं, जिसकी वजह से पानी का इन्फिल्ट्रेशन क्या हो गया है, काफ़ी सीमित हो गया है। एज अ रिजल्ट इसका रिजल्ट ये होता है ग्राउंड वाटर इज गेटिंग डिप्लीटेड, कि ये जो ज़मीन के अंदर का पानी है ये ख़त्म हो रहा है काफ़ी तेज़ी से। टू एड्रेस दिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिचार्ज पिट्स आर यूज टू रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर। इस परेशानी का सामना करने के लिए इसके समाधान के रूप में क्या करा जा रहा है कि भाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग करी जा रही है, मतलब कि पानी, बारिश का जो पानी है ना उसको इकट्ठा करा जा रहा है, साथ ही में रिचार्ज पिट्स जो हैं वो खोदे जा रहे हैं जिससे कि जो ग्राउंड वाटर है फिर से रिप्लेनिश हो सके, भर सके। Hence, the water cycle ensures that groundwater sources are recharged, thereby helping to ensure a sustainable underground supply। क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो हमारा वाटर साइकिल होता है सुनिश्चित करता है कि जो ग्राउंड वाटर है क्या हो, मेरा रिचार्ज हो, ठीक है। ये इससे मतलब इससे क्या हो रहा है कि जो ग्राउंड वाटर है सप्लाई ये क्या हो रही है, सस्टेन हो रही है, मतलब कि ये रिचार्ज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। किसकी वजह से, वाटर साइकिल की वजह से, ठीक। चलो, सिंस वाटर स्कैसिटी मेक्स लाइफ डिफिकल्ट पीपल हैव डेवलप डिफरेंट वेज टू कंजर्व वाटर। क्या कह रहे हैं कि भाई क्योंकि पानी की कमी की वजह से लोगों के जीवन काफ़ी कठिन होता है, तो इसलिए लोगों ने अलग अलग तरीका अपना खोजा है पानी को इकट्ठा करने का। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए इन लद्दाख के अंदर पीपल हैव डेवलप्ड इनोवेटिव वेज टू कंजर्व वाटर बाय मेकिंग आइस स्तूपास। क्या कह रहे हैं कि भाई लद्दाख के अंदर लोगों ने पानी को कंजर्व करने का बहुत ही इनोवेटिव तरीका आजमाया है। लोग क्या करते हैं कि भाई बर्फ़ के स्तूपा बनाते हैं ठंडी के मौसम में, ठीक है ना, ऐसे होते हैं बर्फ़ के बड़े बड़े स्तूपा, ठीक है। चलो, साइंस एंड सोसाइटी आइस स्तूपा। तो दोस्तों अब हम लोग आइस स्तूपा क्या होता है ना उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन इन लद्दाख स्ट्रीम्स ऑफन ड्राई अप लीडिंग टू द स्कैसिटी ऑफ वाटर एज द हीट फ्रॉम द सन रेडिएशन इज नॉट इनफ टू मेल्ट द स्नो ऑन द माउंटेन्स। क्या कह रहे हैं कि भाई स्प्रिंग सीजन के दौरान, वसंत ऋतु के दौरान जो धाराएं हैं वो यहाँ पे क्या होती हैं, सूख जाती हैं, जिसकी वजह से पानी की कमी होती है, ठीक है। और देखो यहाँ पर बर्फ़ के पहाड़ तो हैं, लेकिन क्योंकि ये जगह उतनी गर्म नहीं है, मतलब काफ़ी ठंडी रहती है, जिस वजह से जो बर्फ़ है ना पिघल नहीं पाती, जिसकी वजह से पानी की कमी इनको देखनी पड़ती है। ड्यूरिंग विंटर, ठंडी के मौसम के दौरान वाटर फ्रॉम माउंटेन स्ट्रीम इज चैनल डाउन थ्रू अंडर वाटर पाइप्स। क्या कह रहे हैं कि भाई जो पहाड़ से आती हुई धारा है, ठीक है, पहाड़ से आती हुई जो पानी की धारा है उसको एक पाइप के द्वारा क्या करते हैं, नीचे लेके आया जाता है। दिस वाटर इज देन स्प्रेड इनटू कोल्ड एयर। फिर ये जो पानी है इसको कोल्ड एयर, ठंडी हवा में स्प्रे करा जाता है, और जब ये पानी नीचे गिरता है तो ये तापमान कम होने की वजह से, बहुत ही ठंडी होने की वजह से ये पानी क्या होता है, जम जाता है, ठीक है। दी आइस बिल्डअप लेयर बाय लेयर। ये जो आइस है, जो बर्फ़ है, ये लेयर बाय लेयर मतलब परत दर परत बनती जाती है, जिसकी वजह से एक लंबा कोन शेप का स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है। इसको बोलते हैं आइस स्तूपा, जैसे कि हमारे फिगर 7.13 में आप देख सकते हो, ये है आइस स्तूपा, ठीक है। ये देख लो, ये आइस स्तूपा बन के तैयार हो रहा है, ठीक है ना। चलिए, द आइस स्तूपा मेल्ट स्लोली ड्यूरिंग स्प्रिंग प्रोवाइडिंग वाटर फॉर फार्मिंग एंड अदर नीड्स थ्रू आउट समर। क्या कह रहे हैं कि जो आइस स्तूपा है ये धीरे धीरे करके पिघलता है, ठीक है, जिससे कि खेती बाड़ी करने के लिए और बाकी कामों के लिए हमको पानी मिलता है समर के दौरान, मतलब गर्मी के मौसम के दौरान, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये तो था हमारा चैप्टर। अब इसमें क्वेश्चन आंसर आ गए हैं, लेकिन उससे पहले चलिए हम इन अ नटशेल इसको पढ़ लेते हैं। इससे हम लोग को ना एक तरीके से छोटा सा रिवीजन हो जाएगा इस चैप्टर का, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 क्या था कि गर्मी के ट्रांसफर होने के हमारे क्या होते हैं, 3 तरीके होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ठीक है। जो प्रोसेस है हीट ट्रांसफर होने की हॉटर प्लेस से कोल्डर, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट में, इसको बोलते हैं कंडक्शन, ठीक है। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर जो पार्टिकल्स है वो मूव नहीं करते अपनी पोजीशन से, ठीक है। मटेरियल्स दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू, जो मटेरियल्स जिनके अंदर से हीट आराम से पास हो पाती है उनको हम क्या बोलते हैं, हीट का गुड कंडक्टर बोलते हैं। मटेरियल्स जिनमें से हीट अच्छे से पास नहीं हो पाती इनको हम लोग पुअर कंडक्टर ऑफ हीट या फिर इंसुलेटर बोलते हैं ऑफ हीट। सॉलिड के अंदर जो हीट है
वो कंडक्शन के थ्रू प्रोसेस होती है, जबकि लिक्विड और गैसेस के अंदर जो हीट है वो हमारी कन्वेक्शन जो प्रोसेस है ना, इसके थ्रू क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, कन्वेक्शन के अंदर जो हीट ट्रांसफ़र है ये पार्टिकल्स के मूवमेंट के द्वारा होता है। ठीक है, लैंड और सी ब्रीज ये एग्जाम्पल है कन्वेक्शन के। हीट जो सन से आती है ये पृथ्वी पर रेडिएशन के थ्रू आती है। सारी जो चीज़ें हैं ये हीट को एक्सचेंज करती है अपने सराउंडिंग से रेडिएशन की इस प्रोसेस के द्वारा। प्रोसेस जो है कंडक्शन का और कन्वेक्शन का, इसमें माध्यम की यानी कि मीडियम की ज़रूरत होती है, जबकि रेडिएशन में ऐसी किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। जो सिद्धांत है हमारे गर्मी के ट्रांसफ़र होने का, उसका इस्तेमाल करके लोग घर और कपड़ों को क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, जो लगातार मूवमेंट है पानी का, जिसमें ये भाप बन के ऊपर उठता है फिर नीचे आता है प्रेसिपिटेशन के तौर रूप में, और फिर पत्थरों से, मिट्टियों से, पौधों से होते हुए ये जो पानी है वाटर बॉडीज में लौट जाता है, इसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल, जल चक्र। ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है पानी की ज़मीन की सतह को भेदते हुए अंदर जाने की, इसको बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है, ग्राउंड वाटर जो होता है ये वो पानी है जो कि ज़मीन के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, और ये पानी ऊपर जो अर्थ की सरफेस है ना उससे रिसकर अंदर आता है, वो ये पानी होता है। ठीक है, जो कि स्पेस, जो सेडिमेंट में कुछ स्पेस मौजूद होते हैं ना उसमें आके इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वीफर बोलते हैं। ठीक है, चलो, द अंडरग्राउंड लेयर ऑफ सेडिमेंट्स, मतलब ये क्या, जो अंडरग्राउंड लेयर होती है सेडिमेंट्स की, पत्थरों की, जिसमें कि पानी इकट्ठा होता है, उसको हम बोलते हैं एक्वीफर। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये तो थे हमारे थोड़े से पॉइंट्स। अब आते हैं सीधे समरी वाले पॉइंट्स, अब आते हैं सीधे क्वेश्चन आंसर्स पर। ठीक है, तो पहला क्या है, सबसे पहले इसमें है हमारा चूज द करेक्ट ऑप्शन इन ईच केस। हर केस में आपको सही ऑप्शन पिक करना होगा। ठीक है, पहला क्या है, योर फादर बॉट अ सॉस पैन मेड ऑफ 2 डिफरेंट मटेरियल। आपके पिता एक सॉस पैन लाए जो कि 2 अलग अलग मटेरियल्स के बना हुआ है, ए और बी। ठीक है, एज शोन इन फिगर 7.14, जैसे कि आपको 7.14 फिगर में दिख रहा होगा। द मटेरियल्स ए एंड बी हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। जो मटेरियल्स ए और बी हैं उनमें क्या है, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ए मटेरियल मेरा किधर है, ए मटेरियल ये पैन वाला है और बी मटेरियल है हैंडल का। ठीक है ना, चलो, तो ए क्या है, बोथ ए एंड बी आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। दोनों ए और बी अच्छे कंडक्टर है हीट के। नहीं दोस्तों, देखो, ए और बी दोनों हीट के अच्छे कंडक्टर नहीं हो सकते। ए तो होगा हीट का अच्छा कंडक्टर क्योंकि यहाँ पे खाना बनाना है, लेकिन बी अच्छा कंडक्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बी भी अच्छा कंडक्टर हुआ ना तो जैसे जैसे यहाँ पे खाना गर्म होगा ये हैंडल भी गर्म हो जाएगा, और फिर आप जैसे ही इसको छूओगे ना आपका हाथ जल जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही अच्छे कंडक्टर हीट के नहीं होनी चाहिए। बोथ ए एंड बी आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। भाई ये दोनों पुअर कंडक्टर भी नहीं होने चाहिए हीट के, क्योंकि खाना यहीं पे बनेगा नहीं बनेगा। अब अगर ये हीट का पुअर कंडक्टर है तो खाना तो बनने से रहा। ठीक है, ए इज गुड कंडक्टर एंड बी इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ए जो है ये गुड कंडक्टर है हीट का, जबकि बी जो है ये बैड कंडक्टर है हीट की। ए जो है ये गुड कंडक्टर है हीट का, जबकि जो बी है ये पुअर कंडक्टर है हीट की। एकदम सही दोस्तों, एकदम सही, यही इसका आंसर है। ठीक है ना, ए अच्छा कंडक्टर है हीट का ताकि यहाँ पे खाना बन सके, और बी जो है ये बुरी कंडक्टर है हीट की ताकि जो हैंडल है ये खाना बनाते समय ठंडा रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, पिन आर स्टक ऑन अ मेटल स्ट्रिप with wax and a burning candle is kept below the rod shown in figure 7.15. which of the following will happen? क्या कह रहे हैं कि भाई जैसे कि 7.15 में आप देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या करा गया है, एक रॉड ली है। ठीक है, इस पे इन्होंने वैक्स की मदद से पिन्स को चिपका दिया है और यहाँ पे कैंडल है। ठीक है, अब बताओ इनमें से क्या होगा। ऑल पिन्स विल फॉल ऑलमोस्ट एट सेम टाइम। सारी पिनें एक ही समय पर गिरेंगी। बी क्या है, तो दोस्तों देखो ऐसा तो नहीं होने वाला, सारी पिनें एक साथ तो नहीं गिरने वाली। बी में क्या है, पिन 1 and 2 विल फॉल अर्लियर देन पिन 3 and 4। पिन 1 और पिन 2 ये पहले गिरेंगी। ठीक है, 3 और 4 से, तो ये भी गलत है दोस्तों। देखो यहाँ पे हीट पता है कैसे ट्रांसफर होने वाली है, ऐसे ट्रांसफर होने वाली, इधर की तरफ इधर की तरफ। तो सबसे पहले ना 3 और 2 गिरेंगे। ठीक है, सबसे पहले 3 और 2 गिरेंगे, ये वाला देखो डी वाला ऑप्शन, कि सबसे पहले क्या है कि 3 और 2 जो है वो ऑलमोस्ट सेम टाइम पे गिरेंगे, ये वाला सही है। ठीक है, चलिए थर्ड क्या है, अ स्मोक डिटेक्टर इज अ डिवाइस दैट डिटेक्ट्स स्मोक एंड साउंड एन अलार्म। सपोज यू आर फिटिंग अ स्मोक डिटेक्टर इन योर रूम, द मोस्ट सुटेबल प्लेस फॉर दिस डिवाइस विल बी। क्या कह रहे हैं कि भाई स्मोक डिटेक्टर क्या होता है। स्मोक डिटेक्टर ये एक मेरी ऐसी डिवाइस होती है जो कि धुएं को डिटेक्ट करती है और अलार्म बजाती है। ठीक है, मान लो आप अपने कमरे में स्मोक डिटेक्टर को लगा रहे हो, तो स्मोक डिटेक्टर को लगाने के लिए सबसे बेहतर जगह, सबसे बढ़िया जगह क्या है, तो वो है दोस्तों आपकी छत। वो क्या है, आपकी छत, ऑन द सीलिंग।
ठीक है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि स्मोक ऊपर उठता है, तो अगर कहीं आग लगती है, कमरे में कुछ भी होता है, तो उसका जो धुआं है वो ऊपर उठेगा। ठीक है, और ऊपर स्मोक डिटेक्टर, तो तुरंत उसको डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, आ शॉपकीपर सर्व्स यू कोल्ड लस्सी इन अ टम्बलर। एक दुकानदार है जिसने कि आपको ठंडी ठंडी लस्सी दी टम्बलर यानी कांच के गिलास में। बाय चांस द टम्बलर हैड अ स्मॉल लीक। किस्मत की बात है कि भाई आपकी जो टम्बलर है उसमें छोटा सा क्या लीक हो रहा है। यू वर गिवन अनदर टम्बलर बाय द शॉपकीपर टू पुट द लीकी टम्बलर इन इट। दुकानदार ने आपको एक और टम्बलर दे दिया कि भाई इसमें आप इसको लीक करते टम्बलर को रख लो। विल दिस अरेंजमेंट हेल्प टू कीप द लस्सी कोल्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। एक्सप्लेन। ये जो अरेंजमेंट है क्या इसकी वजह से लस्सी लंबे समय तक ठंडी रह पाएगी, इसको बताओ, मतलब समझाओ, क्या रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये बिल्कुल इस अरेंजमेंट की वजह से लस्सी में ठंडी रह पाएगी। देखो पहले आपके पास में एक टम्बलर था, ठीक है, इसमें बही थी लस्सी, अब इसमें है लीकेज, इसमें क्या है, लीकेज है। ठीक है, अब दुकानदार ने आपको एक और टम्बलर दे दिया, आपने उसमें इस वाले पुराने वाले टम्बलर को रख दिया। अब देखो दोनों के बीच में सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ जगह तो खाली होगी, और इस जगह पे क्या होगी, एयर होगी, हवा होगी। और दोस्तों हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर बार बार पढ़ा है कि जो एयर है वो क्या है, वो हीट की मेरी पुअर कंडक्टर है। इसकी वजह से क्या है कि भाई अब इसके अंदर कम हीट एंटर कर पाएगी, और इस अरेंजमेंट की वजह से अभी जो अंदर के टम्बलर में रखी हुई जो लस्सी है ना, ये ज़्यादा लंबे समय तक ठंडी रह पाएगी। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर होने वाला है। Yes, the air trapped between two tumblers act as an insulator, so less heat enters the inner cup and the lassi stays cooled longer. ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है, स्टेट द रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट में ट्रू है और या फॉल्स है, इसके आपको रीजन भी देने होंगे। ठीक है, चलो पहला क्या है, हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन सॉलिड थ्रू कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के द्वारा जो हीट ट्रांसफर है वो सॉलिड में होती है, तो दोस्तों ये मेरा फॉल्स है। क्यों, देखो कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर कैसे होता है, पार्टिकल्स के मूवमेंट से होता है, जबकि हमको पता है सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स का ऐसा कोई मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है ना, ऐसा कोई मूवमेंट नहीं होता है, जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह पर रहते हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, फॉल्स है। सॉलिड के अंदर हीट जो है वो कंडक्शन से ट्रांसफर होती है, ना कि कन्वेक्शन से। ठीक है, चलिए सेकंड पर आते हैं। हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन टेक प्लेस बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। क्या कह रहे हैं, जो हीट ट्रांसफर है कन्वेक्शन में, ये पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से होती है। बिल्कुल सही, ये एकदम ट्रू है। कन्वेक्शन के अंदर हीट ट्रांसफर पार्टिकल के मूवमेंट की वजह से हो रही है। ठीक है, चलो थर्ड पर चलते हैं। एरिया विथ क्ले मटीरियल्स अलाउ मोर सीपेज ऑफ वाटर देन दोज विथ सैंडी मटीरियल। जिन जगहों पर क्ले मटेरियल होते हैं वहाँ पे वाटर सीपेज ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सैंडी मटेरियल। तो दोस्तों ये एकदम गलत है। देखो क्ले मटेरियल में ना वाटर सीपेज सबसे ज़्यादा कम होता है। ठीक है, क्ले मटेरियल में वाटर सीपेज सबसे ज़्यादा कम होता है, तो यहाँ पे आप ये लिखोगे फॉल्स। और रीज़न क्या है कि क्ले अलाउज द लीस्ट सीपेज। ग्रेवल में सबसे ज़्यादा होता है, और सैंड में ग्रेवल से कम रहता है, लेकिन क्ले से ज़्यादा ही होता है। ठीक है, कुल मिला के ये कि क्ले में सबसे कम होता है, तो ये फॉल्स है। चौथा क्या है, द मूवमेंट ऑफ कूलर एयर फ्रॉम लैंड टू सी इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। जो मूवमेंट होती है इसमें ठंडी हवा जमीन से समंदर की तरफ आती है, इसको बोलते हैं लैंड ब्रीज। ट्रू। देखो ये ना कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, लैंड ब्रीज सी ब्रीज का। अगर हवा समंदर से आ रही है तो सी ब्रीज, अगर लैंड यानी जमीन से आ रही है तो लैंड ब्रीज। खत्म कहानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं दोस्तों। तो 4 क्या कह रहा है, some ice cube placed in a dish melt into water after some times. Where do ice cube get heat from for this transformation? क्या कह रहे हैं कि अगर आपने किसी डिश में, किसी तस्तरी में, किसी थाली में, किसी भी बर्तन में आपने कुछ आइस क्यूब रख दिए हैं, तो कुछ देर बाद वो पिघल जाएंगे। तो पिघलने के लिए आइस क्यूब पे जो हीट है ये कहाँ से मिली है, ठीक है ना, आपको ये बताना है। तो देखो भाई, उनको कहाँ से हीट मिली है, अपने सराउंडिंग से, अपने सराउंडिंग से आसपास से मिली है। जो वार्म एयर है, ठीक है, उससे हीट मिली है। ठीक, इसके अलावा कंडक्शन, कन्वेक्शन, इन प्रोसेस के द्वारा, रेडिएशन, इन सभी प्रोसेस के द्वारा इसको क्या है, हीट मिली है। ठीक है ना, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप यही लिख सकते हो कि फ्रॉम द सराउंडिंग। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं, शॉर्ट में लिख देना। द आइस क्यूब गेट हीट्स फ्रॉम द सराउंडिंग warms air and the dish transfer heat by conduction, convection and any radiation। ठीक है, चलो ये हो जाएगा इसका आंसर।
चलिए दोस्तों, तो अब आते हैं हम लोग फिफ्थ वाले पर। पांचवा क्या है? A burning incense stick is fixed pointed downwards. In which direction would the smoke from the incense move? Show the movement of smoke by diagram. Sorry, with a diagram. क्या कह रहे हैं कि एक अगरबत्ती ली है, उसको जलाया है और नीचे की तरफ उसको कर दिया और यहाँ पे जला दिया। अब बता धुआं किधर जाएगा? तो धुआं ऊपर ही जाएगा, धुआं ऊपर ही जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि भाई धुआं क्या है? मेरी गर्म हवा है जो कि हल्की होती है, ऊपर उठेगी, सीधी सी बात है, तो ऊपर की दिशा में जाएगा इसका धुआं। तो आंसर क्या होने वाला है? स्मोक गोज अपवर्ड बिकॉज हॉट स्मोक इज वार्मर एंड लाइटर एंड राइजेस अपवर्ड। ठीक है, ये हो गया। और चाहो तो ना आप लोग यहाँ पे एक इजी सा सिंपल सा छोटा सा डायग्राम बना के दिखा सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6। क्या कह रहा है? टू टेस्ट ट्यूब विद वाटर आर हीटेड बाय अ कैंडल फ्लेम एज शोन इन फिगर 7.16। दो टेस्ट ट्यूब हैं, दोनों में पानी भरा है और उसको मोमबत्ती से गर्म कर रहे हैं, जैसे कि फिगर 7.16 में आप देख सकते हो। ठीक है, विच थर्मामीटर फिगर 7.16A और 7.16B विल रिकॉर्ड हायर टेम्परेचर एक्सप्लेन। अब बताओ इन दोनों में ये जो थर्मामीटर दे रखा है इसमें किसमें हायर टेम्परेचर होगा? तो आंसर है आपका ए वाला। आंसर क्या है दोस्तों? ए वाला है। ठीक है ना, ए वाला है। क्यों है ए वाला? क्योंकि देखो पहले तो ये समझ लो, पानी के अंदर जो गर्मी है कैसे ट्रांसफर होने वाली है? कन्वेक्शन से होने वाली है। ठीक है ना, मतलब ये है कि बॉटम यहाँ का जो पानी है वो गर्म होगा। ठीक है, गर्म होने की वजह से ऊपर जाएगा और आसपास जो ठंडा पानी है वो इसकी जगह लेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो पानी कहाँ गर्म हो रहा है? यहाँ पे गर्म हो रहा है। ठीक है, इस जगह पे गर्म हो रहा है कि नहीं? तो अब क्या होगा? ये पानी ऊपर जा रहा है, उसके आसपास का जो ठंडा पानी है वो उसकी जगह पे आ रहा है, लेकिन ये जो नीचे का एरिया है ये तो बचा रह जा रहा है। लेकिन ये जो नीचे का एरिया ना ये तो बचा रह जा रहा है। ठीक है ना, मतलब इस वाले में ऊपर तो गर्म होगा लेकिन नीचे बढ़िया से गर्म नहीं होने वाला। ठीक है ना, तो यही इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, यही इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो कि फिगर 7.16A रीड्स हायर हीटिंग एट द बॉटम सेट अप कन्वेक्शन करंट द हॉट वाटर राइजेस एंड मेक द अपर रीजन वार्मर देन द लोअर रीजन। ठीक है, यही हो जाएगा। ठीक, चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन 7 दोस्तों क्या कह रहा है? वाई आर हॉलो ब्रिक्स यूज टू कंस्ट्रक्ट द आउटर वॉल ऑफ हाउसेस इन हॉट रीजन। जो गर्म क्षेत्र होते हैं वहाँ पर घर की बाहर की दीवार को बनाने के लिए हॉलो ब्रिक्स का इस्तेमाल क्यों करा जाता है? तो हॉलो ब्रिक्स मैंने आपको बताया था दोस्तों क्या होता है कि इनके बीच में ना छेद होता है। ठीक है, जिसमें कि एयर ट्रैप रहती है। ठीक है, और इसी की वजह से, जैसे कि हमको पता है एयर जो है अच्छी कंडक्टर नहीं है हीट की, इसी की वजह से क्या होता है कि जो घर है वो ठंडा रहता है। ठीक है, तो बस यही इसका आंसर है। हॉलो ब्रिक्स ट्रैप एयर एंड एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। दिस रिड्यूस हीट ट्रांसफर इंडोर एंड कीप्स द हाउस कूलर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कह रहा है? एक्सप्लेन हाउ लार्ज वाटर बॉडीज प्रिवेंट एक्सट्रीम टेम्परेचर इन एरियाज अराउंड देम। क्या कह रहा है कि भाई समझाइए कि जो हमारे लार्ज वाटर बॉडीज होते हैं ये अपने आसपास के एरिया में एक्सट्रीम टेम्परेचर को होने से कैसे रोकते हैं। तो एक्सट्रीम टेम्परेचर का मतलब क्या है? ठंडी है तो बहुत ठंडी, गर्मी है तो बहुत गर्मी। ठीक है, तो देखो इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर में भी पढ़ा है, साथ ही में इससे पहले के कई चैप्टर्स में भी मैंने ये चीज़ कवर करी हुई है। फिर से इसमें बता देता हूँ कि देखो होता क्या है कि जो लैंड होती है हमारी वो जल्दी हीट को ऑब्जर्व करती है और रिलीज़ करती है, और जो पानी होता है, जो वाटर होता है, वो उसको हीट को ऑब्जर्व करने में, रिलीज़ करने में, दोनों ही चीज़ों में क्या होता है? टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है ना, तो अब इसकी वजह से क्या होता है कि भाई जो लैंड है उसने जल्दी हीट ऑब्जर्व कर ली, एब्जॉर्ब कर ली, तो इसकी वजह से जो इसके ऊपर की एयर है गर्म हो जाती है जो कि ऊपर उठ जाती है। अब पास ही में है पानी, पास ही में क्या है? समंदर पानी, जिसके ऊपर की हवा कैसी है? ठंडी है। तब क्योंकि गर्म हवा ऊपर उड़ रही है तो यहाँ पे जगह खाली है, तो इस जगह को पूरा करने के लिए ये जो ठंडी ठंडी हवा है ना समंदर की या वाटर बॉडीज़ की, ये इसकी जगह पर आती है, जिससे कि यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? ठंडा हो जाता है। ठीक है ना, और यही जो प्रोसेस है ना बाद में रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के यही है कि जो लार्ज वाटर बॉडीज़ होती हैं वो क्या करती हैं? एज अ टेम्परेचर मॉडरेटर का काम करती हैं। तो इसमें आप यही लिख सकते हो, वाटर हीट्स अप एंड कूल डाउन मोर स्लोली दैन लैंड। कोस्टल एयर इज मॉडरेटेड बाय सी लैंड या फिर वाटर लैंड हीट एक्सचेंज एंड वाटर लैंड ब्रीज, वैसे सी ब्रीज लिख लो क्योंकि चैप्टर में इसी का जिक्र है। ठीक है, तो सी लैंड ब्रीज। सो एरियाज नियर बिग वाटर बॉडीज हैव माइल्डर टेम्परेचर स्विंग्स। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है दोस्तों? एक्सप्लेन हाउ वाटर सीव्स थ्रू द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड गेट स्टोर्ड एज ग्राउंड वाटर।
क्या कह रहे हैं भाई, समझाइए कि जो पानी है वो कैसे पृथ्वी की सतह से रिस कर ग्राउंड वाटर के रूप में स्टोर होता है। तो देखो दोस्तों, होता क्या है, बारिश होती है, ठीक है, पानी, बारिश का जो पानी है ये पृथ्वी की सतह से रिसते हुए पत्थर से, मिट्टी से होते हुए कहाँ पे, सेडिमेंट में जो ओपन स्पेसेस होते हैं, ठीक है, वहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इन जगह को बोलते हैं हम लोग एक्वीफर, ठीक है। तो यहीं पे आके इकट्ठा हो जाता है और यही होता है मेरा ग्राउंड वाटर, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, द वाटर साइकिल हेल्प्स इन द रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड रिप्लेनिशमेंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। क्या कह रहे हैं, जो वाटर साइकिल होता है ये पृथ्वी पर मौजूद पानी को रीडिस्ट्रीब्यूट यानी फिर से बांटने में, और रिप्लेनिशमेंट यानी कि फिर से जहाँ पे पानी के स्रोतों में जहाँ पानी कमी होगी है उनको फिर से रिप्लेनिश में हेल्प करता है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो, ठीक है। चलो इसको ना हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद से जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लो ग्राउंड वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ये ज़मीन है, यहाँ पे ग्राउंड वाटर इकट्ठा है। अब हम लोगों ने क्या करा, इस ग्राउंड वाटर को पाइप के द्वारा निकाल लिया। अब निकालने की वजह से क्या हो गया कि भाई ये जो ग्राउंड वाटर ना इतना रह गया, इतना रह गया, ठीक है। अब चलो, अब हम लोग वाटर साइकिल पर वापस आते हैं। तो देखो वाटर साइकिल में क्या होता है, जो समंदर का, नदियों का जो पानी होता है वो भाप बनता है, ऊपर जाता है, बादल बनता है, बारिश होती है, ठीक है। अब बारिश हुई और बारिश होने की वजह से ये जो पानी है ना ये दोबारा से रिस कर हमारे इस ग्राउंड वाटर के साथ में मिला, और इसका ये जो पानी इतना नीचे चला गया था ना ये वापस से क्या आ गया, ऊपर आ गया। तो इस एग्जाम्पल की मदद से हम लोग देख पा रहे हैं कि कैसे वाटर साइकिल की मदद से जो मेरे वाटर सोर्सेस हैं अलग अलग जगह के वो कैसे रिप्लेनिश हो रहे हैं, ठीक है ना, कैसे रिडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको इसमें आप पूरी वाटर साइकिल की प्रोसेस लिख सकते हो कि वाटर साइकिल में क्या होता है कि पानी जो है वो इवेपोरेट होता है, मतलब पानी से वेपर बनता है, फिर कंडेंस होता है, मतलब कि वेपर से बादल बनता है, और फिर प्रेसिपिटेशन यानी कि पानी के रूप में, बर्फ़ के रूप में दोबारा पृथ्वी पर आता है। इस प्रोसेस से क्या होता है कि जो पानी है वो नदियों में, झीलों में, अंडरग्राउंड जहाँ जहाँ पे कमी होती है ना वहाँ वहाँ पर ये पहुँच जाता है, ठीक है ना। और इससे हमारी जो नदियाँ हैं, जो हमारे झीलें हैं, जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो क्या होता है, रिप्लेनिश हो जाता है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये तो था हमारा कंप्लीट चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, साथ ही में आपको उसको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे वीडियोस मिलते रहें। तो दोस्तों अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।